आज आपकी पर्चियां ज्यादा हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की पर्ची शायद एक भी नहीं है इनमें से। ये किसने भेजा, जरा मुझे बताओ तो सही। क्योंकि इसके पीछे लिखा है कि क्लास में या पर्सनल बता दो सर, जैसा आपको उचित लगे। मैं पर्सनल बता दूंगा आपका। आज आप इन दोनों से एक चेयर छोड़ के बैठे हैं तो तब भी, लेकिन जितना दूर बैठोगे उतना अच्छा रहेगा। एक चेयर से बात नहीं बनेगी। ये मतलब जिस कोटि के दुश्मन है आपके, उसमें गैप ज्यादा चाहिए। बताइए किसका है ये। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न, और वो प्रश्न मुझे लेके पूछे हैं पर्सनल। तो मैं चाह रहा हूँ कि कौन है, जरा देखो इतने सारे सवाल किसने पूछे। कोई बात नहीं भाई, फिर क्लास के बाद मिल लेना जिसको बहुत जिज्ञासा है। मतलब मेरा पूरा इतिहास जानने की जिज्ञासा इनको हो रही है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते थे, ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो, इस तरह के सवाल हैं। और बाकी सारे आज के मौसम के हिसाब से तो मैं उनको गिलोटिन कर रहा हूँ। जैसे 2-3 तो मतलब वही प्रेम कहानी अपने लिख के भेजी बच्चों ने, वो मौसम का असर है, ज्योग्राफिकल मामला है। चलिए ये बताएं कि हम लोग कल कहाँ पहुँचे थे, मतलब कहाँ रुके थे। यही रुके थे, है ना। टॉपिक कौन सा बात, स्वार्थवाद हो गया था। थॉमस हॉब्स बचा हुआ था। ठीक है, ठीक। देखिए आज बच्चे कम हैं तो सवाल भी कम होंगे आपके। तो आज हम एक काम करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स, जो कि मुश्किल से 25 मिनट का होना चाहिए, 20-25 मिनट। फिर पढ़ेंगे सुखवाद क्या होता है, जो आप पहले जानते हैं, केवल एक बार रिवाइज करना होगा। ये दोनों मिला के हो जाएंगे 50 मिनट के अंदर। उसके बाद पढ़ेंगे उपयोगितावाद क्या है, वो हो जाएगा 30 मिनट में। फिर पढ़ेंगे बेंथम 40 मिनट में। फिर मिल पढ़ेंगे 30 मिनट में। और उसके बाद पढ़ेंगे विकासवाद और हर्बर्ट स्पेंसर का विकासवाद क्या है। तो चैलेंज ले रहे हैं, इतना पढ़ेंगे एक दिन में। चलो शुरू करते हैं। तो कल जो आखिरी बिंदु था हमारा, कल हमने पहले तो ग्रीक एथिक्स पूरा समझ लिया था, प्लेटो पढ़ लिया था, अरस्तु, और उसके बाद स्टोइक और एपिक्यूरन, ये सिस्टम पढ़ा। फिर सीधे आ गए आधुनिक काल में। आधुनिक काल की शुरुआत की में स्वार्थवाद यानी कि ईगोइज्म से। और ईगोइज्म में 2 शब्द आपको याद होंगे जो आ जाएंगे बार बार। एक था साइकोलॉजिकल ईगोइज्म, एक था मॉरल या इथिकल ईगोइज्म। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति में स्वार्थी होता है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद या साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। और व्यक्ति का स्वार्थी होना नैतिक रूप से उचित है, यह होता है नैतिक स्वार्थवाद या मॉरल ईगोइज्म। ठीक है। अब ईगोइज्म की फिलॉसफी में जिस व्यक्ति ने सबसे स्पष्ट रूप में अपनी बात कही, उसका नाम है थॉमस हॉब्स। तो देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने क्या कहा। आप थॉमस हॉब्स को इतना पढ़ चुके हैं कि कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन एक बार एक साथ चीजें इकट्ठी हो जाएं, इस भाव से इसको हम पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स क्या कहता है। देखिए थॉमस हॉब्स का सामान्य परिचय सबसे पहले लें। थॉमस हॉब्स एक ब्रिटिश चिंतक था, तो यूके, और ये बात है लगभग 17वीं सेंचुरी की, मतलब वो 16th और 17th सेंचुरीज में था। उसके चिंतन वाला हिस्सा 17वीं सेंचुरी की शुरुआत का हिस्सा है। और यदि आपको 17वीं सेंचुरी का इतिहास हल्का सा पता हो तो उस समय जो इंग्लैंड की स्थितियां थी, बल्कि यूरोप की जो स्थितियां थी, उसमें सिविल वॉर जैसी कंडीशंस थी, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां थी। एक तो पूरे यूरोप में 16th-17th सेंचुरी में धर्म युद्ध चल रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में। और दूसरा अगर आपको ध्यान हो तो 17th सेंचुरी का समय इंग्लैंड के लिए जो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने का समय है। 1688 में एक रिवोल्यूशन हुआ, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, जिसे गौरवमयी क्रांति कहते हैं। मेरे ख्याल से रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, आपने शायद इतिहास से पढ़ा होगा। एक ऐसी क्रांति जिसमें खून की एक बूंद नहीं बही, और उससे जो मोनार्की थी, राजतंत्र था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ। राजा भाग गया जनता को देखकर, और राजा की एक बेटी और उसके दामाद को ब्रिटेन के मतलब वहां के लोगों ने जो क्राउन है उस पर बैठा दिया, और इससे कहा गया कि अब से क्राउन केवल नाम मात्र का है। और 1688 से 2020 चल रहा है। इतने पूरे समय में, यानी कि 300 करीब 42 साल हो गए इस बात को। इन 338 साल में, कितने 332 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी कि इंग्लैंड के किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कोई सिफारिश क्राउन के पास भेजी हो और क्राउन ने उस पर साइन ना कर दिया हो। भारत का राष्ट्रपति फिर भी एक बार पुनर्विचार करवा सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को पॉकेट में डाल के बैठ सकता है, जेबी वीटो कर सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है। और 1688 से इंग्लैंड के राजा की या रानी की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि एक भी पार्लियामेंट्री जो बिल पास हुआ है वहां से, या किसी मंत्री ने कोई सलाह भेजी है, कार्यपालिका की सलाह भेजी है, उस पर वो वीटो कर सके या पुनर्विचार करवा सके। क्योंकि इस शताब्दी में खूब झगड़ों के बाद अंततः यह स्थापित हुआ कि अब से लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र में राजा की भूमिका केवल और केवल एक प्रतीक की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो 17वीं सेंचुरी एक कठिन समय है इंग्लैंड के लिए, जिस समय यह व्यक्ति हुआ। और इस समय होने की वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी परिस्थितियां जो थी प्रभावित कर रही थी, और इस व्यक्ति ने उसी हिसाब से अपना चिंतन किया। एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लेवियाथन। ये नाम शायद आपने सुना होगा। लेवियाथन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, और हॉब्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इथिक्स की दुनिया में भी, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में भी, वो ये पुस्तक है। इस पुस्तक से ही उसकी पहचान है। अगर आपको पूरे हॉब्स को एक ही बार में समझना हो तो हॉब्स का मतलब है 4 विचारधाराएं। पहली विचारधारा है ईगोइज्म।
अब आपको कहने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। स्वार्थवाद यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति में स्वार्थी होता है और स्वार्थी होना बुरी बात भी नहीं है, इसको बोलते हैं स्वार्थवाद। दूसरी विचारधारा है हीडोनिज्म। हीडोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? सुखवाद। और सुखवाद के दोनों मतलब होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति में सुख आकांक्षी होता है और सुखों की आकांक्षा करना बुरी बात भी नहीं है, इसको बोलते हैं सुखवाद। तो हॉब्स क्या है? एक स्वार्थवादी है, साथ में सुखवादी है। एक तीसरा शब्द है जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिविज्म। अब तो आपको ये शब्द भी समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिविज्म का मतलब आत्मनिश्चितवाद, और इसका मतलब ये व्यक्ति मानता है कि हम नैतिक नियम बहुत निश्चित रूप में तैयार नहीं कर सकते हैं। नैतिक नियम चेंज होते रहते हैं, नैतिक स्थितियां चेंज होती रहती हैं। और सब्जेक्टिविज्म की एक छोटी बहन है जो उसके साथ में टंगी रहती है हमेशा ही, उसका नाम है रिलेटिविज्म। कुछ छोटे भाई बहन इसी काम के लिए बनाए जाते हैं कि वो टंगे रहे साथ साथ हमेशा। तो रिलेटिविज्म यानी सापेक्षतावाद, ये चारों के चारों विचार अगर आप जोड़ देंगे आपस में तो बन जाएगा थॉमस हॉब्स। ठीक है, पहले से इन चारों को ध्यान रखिए तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन जिस विचार की वजह से पहचाना जाता है हॉब्स, वो विचार इनमें से कौन सा है? पहले वाला है इगोइज्म, जिसके कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ भी रहे हैं। चलिए, ये पहली बात हुई। अब आइए कि इसका जो नैतिक पक्ष है, नैतिक विचार है, वो विचार क्या क्या है। इसके विचार की शुरुआत होती है इगोइज्म से ही, यानी कि स्वार्थवाद से शुरुआत होती है। और मैंने कल ही कहा था कि स्वार्थवाद कम से कम दो प्रकार का तो है ही, एक है साइकोलॉजिकल इगोइज्म और दूसरा है इथिकल इगोइज्म। तो एक अच्छा स्वार्थवादी या एक पक्का स्वार्थवादी दार्शनिक इन दोनों को ही स्वीकार करता है। तो हॉब्स ने साइकोलॉजिकल इगोइज्म को भी स्वीकार किया है और इथिकल इगोइज्म को भी स्वीकार किया है। और आमतौर पर जो लोग दोनों को स्वीकार करते हैं वो साइकोलॉजिकल इगोइज्म के बेस पर ही इथिकल इगोइज्म को स्थापित भी करते हैं, यानी तर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का और साबित करते हैं उसके माध्यम से नैतिक स्वार्थवाद को। ये बात भी हमने कल पढ़ ली थी, वही बात है, इससे ज्यादा कोई अलग बात है नहीं। ठीक, अब वो आ रहा है अपने सिद्धांत पर और वो शुरुआत में साइकोलॉजिकल इगोइज्म से बात शुरू करना चाह रहे हैं। तो पहले वो कहता है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है, और स्वार्थी होना संभावित है या अनिवार्य स्थिति है? अनिवार्य स्थिति है। तो मानव स्वार्थी होता है अनिवार्यतः। इसमें और आगे चल के बेंथम ने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो बड़े कठोर वाक्य हैं। जैसे ये बोलता है कि अगर आपको सच में लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करेगा तो गलतफहमी में है। जब तक उस व्यक्ति को उस कार्य में अपना स्वार्थ साफ साफ ना दिख रहा हो तब तक वो व्यक्ति आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। और बढ़ते बढ़ते ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति, जिसका मतलब हुआ कि देश के लिए जान देने वाला सैनिक हो या बच्चे के लिए त्याग करने वाली माँ हो, उन सब पर सिद्धांत लागू होता है। हर व्यक्ति अनिवार्यतः स्वार्थी होता है। मैंने कल आपसे कहा था कि स्वार्थवाद को समझते हुए कुछ सावधानियां बरतनी है। यदि कोई माँ अपने बच्चे के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दे तब भी इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि उससे स्वार्थ की परिधि थोड़ी सी व्यापक है। हम ये नहीं कहेंगे कि स्वार्थ नहीं है, हम कहेंगे हॉब्स की भाषा में कि स्वार्थ की परिधि व्यापक है। तो ये व्यक्ति सुखवादी भी है। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है और प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, इच्छाएं पूरी करना चाहता है। वो शुरुआत में इच्छाएं शब्द का प्रयोग करता है, सुख पर इसके बाद आएगा। तो स्वार्थी व्यक्ति है, उसका स्वार्थ है कि मेरी इच्छाएं पूरी हों, और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी हमेशा मन करता है कि मेरी इच्छाएं अधिक मात्रा में पूरी होती रहें, और इसके लिए वो लगातार समाज के साथ संघर्ष करते हुए, टकराते हुए, कहीं दोस्ती करते हुए चलता रहता है। फिर किसी ने उससे पूछा कि जो इच्छाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो उसने कहा कि वैसे तो इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप किसी व्यक्ति से कहेंगे इच्छाओं की लिस्ट बनाओ, इच्छा की लिस्ट बनाते बनाते थक जाएगा, पर इच्छाओं की लिस्ट पूरी हो नहीं पाएगी। अनंत इच्छाएं होती हैं। किंतु इन अनंत इच्छाओं में से दो इच्छाएं ऐसी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, और उन दो इच्छाओं की वजह से व्यक्ति जीवन भर अपने स्वार्थों में उलझा रहता है। वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं? एक इच्छा का नाम है जिसको बोलते हैं जीने की इच्छा या जीवन इच्छा। यह सिद्धांत साइकोलॉजी में खूब चलता है कि जीवन इच्छा सबसे प्रबल इच्छा है कि हम जीवित रहें। अब इसने कह तो दिया कि एक तो जीवन इच्छा है, जीवित रहने की इच्छा है, जिजीविषा है। अब दूसरी इच्छा एक बताना इतना आसान था नहीं, तो उसने क्या कहा? दूसरी इच्छा है अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा। अब ये एक इच्छा है या सारी इच्छाएं मिला दी इसमें? अधिकाधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा है, दूसरी इच्छा ये है। तो पहली इच्छा है जीवन इच्छा, यानी मेरा जीवन चलता रहे, लंबा हो, बेहतर हो, वो इच्छा। और दूसरी बात कहता है अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, ये इच्छा है। फिर कहता है कि बाकी सभी चीजें जो हैं, कोई नैतिक चीज हो, भौतिक चीज हो, सब की सब हमें सुख या इच्छाएं पूरी करने के साधन हैं। शेष सब कुछ साधन मात्र है। शेष सब कुछ साधन है। जैसे क्या क्या साधन है? हमारे जीवन में दो तरह के साधन यहां पर सोचे जा सकते हैं। एक हो सकते हैं भौतिक साधन, एक हो सकते हैं मानसिक या भावनात्मक चीजें। जितनी भौतिक वस्तुएं आप जीवन में सोचते हैं कि आपके पास होनी चाहिए या हैं भी, वो अपने आप में किसी महत्व के नहीं है। वो केवल और केवल साधन है, क्योंकि उससे हमारे स्वार्थ, और स्वार्थों में से एक स्वार्थ क्या है? सुख प्राप्त करने का स्वार्थ, सुख प्राप्त करने की इच्छा पूरी होती है। तो भौतिक जितनी वस्तुएं हैं वो केवल और केवल हमें सुख और इच्छा पूर्ति के साधन मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो सामान्य बात है। वो दूसरी बात कह रहे हैं कि मानसिक या भावनात्मक जीवन में भी जो कुछ है आपके पास, जैसे प्रेम। अगर कोई कहे कि मैं किसी से प्रेम करता हूं, मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, मैं उसके लिए तारे तोड़ के ला सकता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी तोड़ के ला सकता हूं, मतलब सूर्य ला सकता हूं, चंद्रमा ला सकता हूं, कितनी खुशी है, चंद्रमा ला सकता हूं, तारे ला सकता हूं, है ना। अगर कोई ऐसा कहे तो ये भी बेसिकली वो अपने स्वार्थ में कह रहा है, क्योंकि उसको उस क्षण विशेष में ऐसा लगता है कि इसकी खुशी के लिए, क्योंकि इसकी खुशी मेरी खुशी का साधन है,
इसकी उस खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा तो अंततः मुझे इतनी खुशी हासिल हो जाएगी, इस खुशी का कोई छोर नहीं है। इसलिए प्रेम क्या है? प्रेम भी एक साधन मात्र है। परोपकार क्या है? परोपकार भी एक साधन मात्र है। क्योंकि जीवन में कई बिंदुओं पर हमें किसी की मदद करने में जो सुख मिलता है वो सुख अपना काम करने में नहीं मिलता है। तो दूसरों की मदद करना, परोपकार करना भी एक साधन मात्र है, और वो साधन मानसिक साधन है हमारी इच्छाएं और हमारे सुखों को आगे बढ़ाने का। अब जब प्रेम, परोपकार ये सब साधन है तो उसके बाद क्या बचता है? त्याग भी साधन है, ज्ञान भी साधन है, सद्गुण भी साधन है। ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल हमारे स्वार्थों और हमारी इच्छा की पूर्तियों के साधन मात्र है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब सवाल है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद तो स्पष्ट हो गया कि मानव स्वार्थी है, मानव का जीवन ऐसा होता है, मानव ये चाहता है, ये उसकी मूल प्रकृति है, आदि आदि आदि। अगली बात है कि इथिकल इगोइज्म जो है, नैतिक स्वार्थवाद, इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? और नैतिक स्वार्थवाद के दो मतलब है, पहले इसका मतलब बताइए, फिर सतर्क बताइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्वार्थी होना नैतिक है। इसलिए कोई अगर स्वार्थी है तो आप ये मत कहिए कि बुरा व्यक्ति है। स्वार्थी है तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? उसकी आलोचना करने वाला भी स्वार्थी है, जो कह रहे कि तुम स्वार्थी हो, दरअसल वो भी स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। तो स्वार्थी होना नैतिक है। और वैसे इस बात पर सहमति दुनिया भर में है कि जब तक हमारा स्वार्थ किसी और के स्वार्थ को नुकसान न पहुंचा रहा हो, जब तक हमारा स्वार्थ नैतिक और कानूनी नियमों या कानूनों के दायरों में रहता है, उसके दायरे में रहता है, तब तक क्या समस्या है? आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, इसमें आपका स्वार्थ तो होगा ही ना होगा। अब वो स्वार्थ आर्थिक है या राजनीतिक है, ताकत हासिल करना है, सम्मान हासिल करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपने जिले का कुछ कल्याण कर देना है, अपने जिले या राज्य को चमका के उससे संतोष हासिल करना है, कुछ भी हो, अंततः है तो आपका स्वार्थ। और यदि आप अपने स्वार्थ के लिए एक वैध रास्ते पर चल रहे हैं, प्रतियोगिता है, परीक्षा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, इसमें कहाँ कोई समस्या है? समस्या केवल तब है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वैध रास्ता छोड़ के अवैध रास्ते को चुन लेता है। तो वैध सीमाओं के भीतर कोई समस्या नहीं, स्वार्थी होना एकदम नैतिक है। तर्क क्या है? इसको किस तर्क से साबित करें? तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि नैतिक स्वार्थवादियों के पास अंततः केवल एक तर्क होता है, और वो ये है कि मानव प्रकृति के अनुकूल यही है। और जैसे आप कहेंगे मानव प्रकृति, इसका मतलब आप मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आखिरी वाक्य समझ में आया आप लोगों को? जैसे ही आप कहेंगे कि मानव प्रकृति का मसला है, ये कहने का मतलब ही है कि आप मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों? प्रकृति का मतलब क्या है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता ही है, और यदि मनुष्य स्वार्थी होता है, ये उसकी प्रकृति है, तो उसको हम अनैतिक कैसे कह सकते हैं? और उसने एग्जाम्पल दिया, पत्थर का एग्जाम्पल दिया। दर्शन में ऐसे बहुत रोचक रोचक एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में पत्थर है और आप चाहते हैं कि वो पत्थर पक्षियों के पीछे पीछे उड़ता हुआ जाए। किसी पक्षी को मारने की इच्छा आपकी है, वो कौवा आपको देखा, आपका मन करे कि मुझे इसका मांस खाना है कौवे का। आपने जोर से पत्थर फेंक के मारा, पर कौवा काफी ऊंचाई पे उड़ गया, जहां तक पत्थर पहुंच नहीं पाया, और पत्थर वापस आ गया। और पत्थर आपका घर का है, पालतू पत्थर है, बहुत लंबे समय से आपने उसको घर में नहलाया धुलाया है, उसको अच्छे से, उसको मतलब बहुत प्यार किया है, अपने स्पर्श से सहलाया है उसको, अपने पत्थर को बहुत प्यार करते हैं उस पत्थर को। पत्थर आपके घर का मेंबर है, और आपने उस पत्थर को कहा, ये पत्थर उस कौवे को मार के ही आना, और पत्थर को फेंका जोर से कौवे की तरफ। वो गया, कौवा बहुत तेजी से भागा, पीछे पीछे पत्थर गया, एक समय के बाद कौवा ऊपर गया, पत्थर नीचे आ गया, वो कौवा नीचे सांस में लेकर नहीं आया। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति उस पत्थर से नाराज हो कहे कि यार तू नैतिक नहीं है, इतने दिन तुझे नहलाया धुलाया मैंने, इतने दिन तेरी सेवा की, तुझे भगवान बना के पूजा, तुझे दूध पिलाया इतने दिनों तक, इतना मोटा ताजा कर दिया तुझे मैंने, इतना सहलाया, और आज कहा कि उड़ के कौवा मार दे, तू उड़ा ही नहीं। पत्थर उसको देख के मन में सोच रहा है कि अब हम में से कौन पत्थर समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं इस मूर्ख को कि उड़ना मेरी प्रकृति का हिस्सा नहीं है, मैं कैसे उड़ सकता हूं? जब उड़ना मेरे लिए संभव ही नहीं है, तो मुझसे यह अपेक्षा करना कि मैं उड़ा क्यों नहीं, ये गलत अपेक्षा है। जिस तरह कोई पत्थर हवा में उड़ नहीं सकता, वैसे कोई मनुष्य निस्वार्थी नहीं हो सकता। पत्थर का नहीं उड़ पाना उतना ही स्वाभाविक है जितना स्वाभाविक है मनुष्य का स्वार्थी होना। और इसलिए मनुष्य स्वार्थी होता ही है, यह बात केवल स्वीकार करने या स्वीकार न करने की है। यदि होता ही है तो क्यों ना हम मान ले कि मनुष्य का स्वार्थी होना नैतिक रूप से सही पोजीशन है या प्राकृतिक पोजीशन है। नैतिक स्वार्थवाद के पास कोई दूसरा तर्क नहीं है, एक ही तर्क है, और वो तर्क है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, इसके अलावा कोई तर्क नहीं है। ये सब तो बेसिक बातें हुई। यहां से शुरू होती है मूल समस्या, जिस समस्या का समाधान करना है हॉब्स को। समस्या यह है कि यदि हर व्यक्ति स्वार्थी है, तो सारे स्वार्थी व्यक्तियों के बीच में नैतिक व्यवस्था कैसे बनेगी? और नैतिक व्यवस्था कैसे बनेगी, इसका उत्तर दिए बिना इसको नैतिक विचारक, नीति मीमांसी विचारक कैसे माना जाएगा, ये तो बताना ही पड़ेगा। यूं समझें कि सब लोग स्वार्थी हैं, इस पर तो हम सबकी सहमति थी ही। मैंने थोपा तो नहीं आपके ऊपर वाला विचार ना, मैंने तो आपसे पूछा ही था कि आपकी राय क्या है, और आप लोग आमतौर पर सहमत थे इस बात से। तो नहीं भी है तो मैनू की, और हैं तो मैनू की, सीधी सी बात है। सहमत है तो बढ़िया है, नहीं है तो बढ़िया है। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मोटे तौर पर यह विचार सही साबित होता है कि हर व्यक्ति ईमानदारी से अगर मूल्यांकन कर ले अपना अपना, हम तो हम पाएंगे कि हमारे हर तथाकथित परोपकार के मूल में कोई ना कोई स्वार्थ का भाव छिपा होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि स्वार्थ की परिधि व्यापक हो सकती है, संकीर्ण हो सकती है। स्वार्थ बहुत स्थूल हो सकता है, बहुत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन अंततः बहुत खोजेंगे तो पर्दों के पीछे मिलेगा स्वार्थी। अगर हर व्यक्ति स्वार्थी है तो नैतिक व्यवस्था बनेगी या अराजकता होने का खतरा हो जाएगा? तो अराजकता का खतरा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अराजकता का खतरा जो है उसे हम कैसे दूर करेंगे। और यह खतरा बताते हुए हॉब्स को अपने समय का अपना समाज साफ साफ दिख रहा है, जहां पर अराजकता दिख रही थी उस समय।
मतलब कब कौन किसको मार देगा उस समय के इंग्लैंड में भरोसा नहीं होता था, इतनी चिंता थी। तो उसने एक कहानी सुनाई, और कहानी जिस पुस्तक में सुनाई उसी पुस्तक का जिक्र मैं कर रहा हूं, लेवियाथन। उसने कहा कि एक थी ओरिजिनल पोजीशन या प्राकृतिक स्थिति, अब तो समाज हो गया, राज्य हो गया, अर्थव्यवस्था है, फलाना है, ठिकाना है। इन सबसे पहले इतिहास का वो दौर, भाई आप लोग इतिहास की शुरुआत करते पढ़ना मेरे ख्याल से भारत में सिंधु घाटी से शुरू करते होंगे, है ना। सिंधु घाटी तो जुम्मा जुम्मा अभी हाल ही की तो बात है। सिंधु घाटी कौन सी बहुत पुरानी बात है, कितनी पुरानी होगी, 5,000 साल पहले की बात होगी, इतनी तो बात है। 10,000 साल पुरानी है, 5,000 है, हाँ। मतलब 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास की तो बात है, 3000 ईस्वी बीसी का, 3rd सेंचुरी मतलब 30th सेंचुरी मान लीजिए बीसी, उतनी तो बात है। कुल मिला के 5,000 साल का इतिहास है, ले देखे। गपोड़ियों की बात छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे ऐसे गपोड़े देखे हैं। एक ऐसा गपोड़ी मुझे एक बार मिला, यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, तो एक राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुआ था, एक सेमिनार के लिए आए थे। ऑर्गेनाइज करने वालों में था, गलती से मुझे पता होता कि ऐसा आदमी बुलाते नहीं कभी उसको, और ज्ञान देना था। वो एक खास विचारधारा के बैकग्राउंड से थे। उनका मानना था कि जो वेद हैं, गीता है, ये अति प्राचीन ग्रंथ हैं। और ये हाँकते हाँकते एक वाक्य क्या बोल दिया, हिमालय तो अभी हाल ही में बना है, वेद तो उससे पहले के हैं। और आदमी हाँकते हाँकते कहाँ तक चला जाता है, कई बार लिमिट देखी क्या हो जाती है। हिमालय तो अभी हाल ही में बना है, वेद तो उससे बहुत पहले के हैं। तो ऐसी गपोड़ियों की बात छोड़ दें तो कुल मिलाकर सभ्यता का इतिहास हम जानते हैं कि हम जो पढ़ते हैं इतिहास तो मुश्किल से 5,000 साल का इतिहास है। हम ये भी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले दुनिया के इतिहास में नहीं के बराबर चीजें हमें दिख रही हैं, यानी कुल इतिहास मनुष्य के पास जिसके प्रमाण है इतना ही है इतिहास। लेकिन मनुष्य तो कम से कम 5 लाख 10 लाख साल पहले का इतिहास लेके चल रहा है। जिस प्रक्रिया में एप से मनुष्य बनने की प्रक्रिया घटित हुई, अगर वहां से इतिहास को देखें, जब मनुष्य 2 हाथ 2 पैर वाला व्यक्ति हो गया था, तब से अब तक का इतिहास देखें, वो तो लाखों सालों का इतिहास है। उन लाखों वर्षों में से केवल 5,000 वर्ष का इतिहास, उसी को इतिहास कैसे माने। इसलिए जो कायदे के चिंतक है ना, इतिहास के उस दौर में जाते हैं कि वहां क्या हो रहा था, जब विवाह संस्था भी नहीं थी, भाषा भी नहीं थी, लिपि भी नहीं थी, राज्य नहीं था, समाज के नियम नहीं थे, धर्म नहीं था। धर्म होने के लिए जरूरी है मनुष्य की सोचने, बोलने, कहने की क्षमता होनी चाहिए। इसे धर्म का इतिहास ले दे के मुश्किल से 5-10 हजार साल का इतिहास है, और मनुष्य का इतिहास तो कई लाख साल का इतिहास है ना। ये उसकी कल्पना कर रहा है कि एक जो ओरिजिनल पोजीशन थी, समझ लीजिए कि जंगल है, और जंगल भी कौन सा, मछलियों टाइप का जंगल है, क्योंकि जंगल में भी 2 तरह की स्पीशीज हैं। एक वो स्पीशीज है जो अपनी स्पीशीज पे हमला नहीं करती है। आप बहुत सारी स्पीशीज में देखेंगे कि एक अलिखित नियम चलता है, जैसे कोई टाइगर दूसरे टाइगर को मारता हुआ नजर नहीं आएगा आमतौर पर आपको, और इसकी अकेली वजह ये नहीं है कि दोनों बराबर के ताकतवर हैं, एक है नियम से चलता है प्रकृति के बीच में। कुछ स्पीशीज में ये नियम चलता है कि उसी स्पीशीज में एक दूसरे पर भी अटैक होता है। तो इसने वो कल्पना की कि जब मनुष्य प्राकृतिक स्थिति में था तो उस समय प्रत्येक मानव का शत्रु था। एवरीवन वाज एवरीवन्स एनिमी। और मैंने एक बार आपको शुरू में कंसेप्ट समझाया था क्लास में, मैंने कहा था कि कई चीजें जो मुफ्त में मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं पता होती है। जैसे आज की पीढ़ी को या आपसे एक पीढ़ी पहले के लोगों को आजादी की कीमत नहीं पता, क्योंकि उनको आजादी मुफ्त में मिल गई। उसके पहले की पीढ़ी ने आजादी के लिए खून बहाया था, तो उनको आजाद होने का मतलब पता है कि किसी दूसरे देश से पराधीन नहीं होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पर हमें तो आजादी मुफ्त में मिल गई, इसलिए उसकी कीमत हमें नहीं पता है। तो मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि आप क्लास में बैठे हैं 2.5 घंटे 3 घंटे बैठते हैं आराम से, और 3 घंटे में एक बार भी आपके मन में ये नहीं आता कि पीछे बैठा व्यक्ति चाकू मार सकता है। देखो मैं पीछे, कोई नहीं मारेगा आपको, कई लोग पीछे देख रहे हैं, कौन बैठा पीछे। पूरी क्लास में केवल एक बच्चा है जिसको अपने आसपास वालों से खतरा रहता है कि मेरे हाथ का खड़ा करवा देंगे या मुझ पर कबार रोक लगा देंगे, उसे छोड़ दें अगर, तो बाकी मामलों में कोई ऐसा शक शुबा किसी को नहीं है। ये जो आत्मविश्वास है ना कि मैं 3 घंटे बैठा हूं सामने मुंडी करके, पीछे वाला मुझ पर हमला नहीं करेगा, ये मुफ्त में, मतलब हमें तो मुफ्त में मिल गया है, लेकिन इसको अर्जित करने में कितनी सदियां खर्च हुई हैं, इसकी कहानी हाउस बता रहा है। हर व्यक्ति का शत्रु था, 24 घंटे शत्रु था, 24 घंटे की शत्रुता है ये। और इसका अर्थ समझना हो तो मैं आपको अभी आज की एक सिचुएशन बताता हूं, उससे समझिए। जब दिल्ली में दंगे हुए, आप में से कितने लोग घबरा गए थे कि मार पिटाई हो सकती है आपके साथ, हाथ खड़ा करें। 1-2 लोगों को डर लगा, वो किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे, ऐसी जगह होंगे जहां ऐसा माहौल रहा होगा, इसलिए शायद ऐसा लगा होगा। कहां थे आप? वजीराबाद में थे आप? गोपालपुर में थे, किंतु क्योंकि आप मुस्लिम है इसलिए आपको थोड़ा सा भय हुआ, ठीक है। अधिकांश लोगों को ये भय नहीं हुआ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां ऐसा भय होने का स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है, तो हम लोग निश्चिंत है सब लोग। अब मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, हमारे स्टाफ में ऐसे कई लोग हैं जो उस इलाके से आते हैं जहां दंगे हुए, कुछ मुस्लिम है कुछ हिंदू हैं। उनमें से एक हिंदू व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक दिन भीड़ ने उसको रोक लिया, उसकी बाइक को रोक लिया, और जब उसके आई कार्ड वगैरह सब चेक किया, जब कंफर्म हो गया कि वो उन्हीं के मजहब का है, तब छोड़ा, वरना उसकी मौत तय थी उस दिन। वो एक दूसरा, ये हिंदू व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये लड़का हिंदू है। एक दूसरी सिचुएशन सोचिए, हमारे स्टाफ में करीब 650 लोग दृष्टि में काम करते हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से 15-20 तो मुस्लिम होंगे कम से कम, जिनमें से 2-3 काफी हाई लेवल पे हैं, बाकी लोग लोअर लेवल पे हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो मतलब हमारे काफी नजदीक के सर्कल में, मतलब उससे रोज बात होती है लगभग, उससे मैं लगभग रोज पूछता हूँ कि माहौल कैसे, वहीं रहता है जहाँ दंगे हुए से, वहीं रहता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ माहौल कैसे है भाई। सड़क के इधर हिंदुओं की बस्ती, सड़क के इधर मुसलमानों की बस्ती है, वो मुस्लिम है तो मुसलमानों की बस्ती में रहता है। अभी आते हुए मैंने उससे बात की, यहाँ आने से एकदम पहले, मैंने कहा कैसा माहौल है। उसने सर माहौल ठीक है, बस खौफ है हमारे इलाके में।
मैंने कहा अच्छा तो खौफ है तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? तो उसने कहा कि सर मोहल्ले में हर गली में सब लोगों के बीच में समझौता है, तो हर समय गली में 4 या 5 पुरुष रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं। तो मैंने तुम्हारी क्या ड्यूटी है? बोला सर सप्ताह में 3 दिन रात को 12 से सुबह 6 तक मेरी ड्यूटी होती है और हम 5 लोग होते हैं, हम पांचों गली में घूमते रहते हैं, आग सेंकते रहते हैं, बात करते ताकि सो ना जाए, और सुबह 6 बजे जब सुबह होती है अगले 5 को उठाने के बाद फिर हम सो जाते हैं। और ये पिछले 10-15 दिन चल रहा है। मेरा अनुमान है कुछ हिंदू मोहल्लों में भी ये चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यहाँ दिक्कत हो रही है, दिक्कत वहां भी हो रही होगी, लेकिन ऐसा स्वाभाविक है कि माइनॉरिटीज को ये खतरा ज्यादा रहता है किसी भी जगह पर। उनसे पूछिए ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है जब आपको रोज रात को सोते समय लगे कि सुबह होगी या नहीं होगी, कि रात को अचानक जोर से आवाज आए, हमारे घर के बाहर मिट्टी का तेल फेंक दिया जाए और आग लगा दिया जाए और हम घर से निकल ना पाए क्योंकि घर के बाहर लोगों ने कुंडी लगा दिया, ताला लगा दिया है, और जहां जहां से निकलने के रास्ते वहां लोग पेट्रोल बम हाथ में लेके खड़े हुए हैं। अगर आपको सोने के समय ये खतरा लगे कि सुबह तक ऐसा हो सकता है, फिर नींद आएगी या नींद उड़ जाएगी? उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। इसलिए अगर हम लोग रात को 10, 11, 12 जब भी शेड्यूल हमारा है सोते हैं, आराम से 6-7 घंटे सो के उठते हैं बिना इस तनाव के कि जिंदा उठेंगे या नहीं। ये यूं ही नहीं हो गया है, सदियों का इतिहास है इसके पीछे। और ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में हर व्यक्ति का 24 घंटे शत्रु था, क्या उस स्थिति में किसी भी प्रकार की शांति, व्यवस्था, सुख, डेवलपमेंट, प्रगति कुछ होने की संभावना थी? सब शून्य था उस समय, सब शून्य था। सवाल है कि स्वार्थी व्यक्ति नैतिक व्यवस्था कैसे मानेगा, राज्य के नियम कैसे मानेगा, समाज के नियम क्यों मानेगा, नैतिक नियम क्यों फॉलो करेगा? और इसका जवाब उसने कहा क्योंकि इसमें भी उसका स्वार्थ है। और वो कैसे स्वार्थ है कि जब मनुष्य थक गए इस ओरिजिनल पोजीशन से, उनको लगने लगा यार तो अजीब हद है, 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। एक आदमी ने जंगल जाके शिकार किया हिरण का, पूरा हिरण उठा के लाया, अपने परिवार से कह रहा कि मजा आ गया, हिरण खाएंगे आराम से। परिवार ने हिरण खाया, आधा खा पाए, बहुत बड़ा हिरण था, कि सो गए कि सुबह खाएंगे। और पड़ोस के 4-5 परिवार ताक में थे कि ये सो एक बार। जैसे वो सोया, दूसरे परिवार ने आधा हिरण और 5 आदमी खाए। उसकी नजर केवल हिरण पे नहीं थी, उन 5 पे भी थी जो हिरण खा रहे थे। आप सोचिए कि आप दिन में अचीवमेंट करके आए कि हिरण मार के लाए, और रात को खतरा है कि दूसरे दिन आपको ही ना खाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में कौन कितना सहज होकर रहेगा? और इसलिए लोग परेशान हो गए और लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। पश्चिम की दुनिया में 3 चिंतकों ने अलग अलग तरीके से इस सिद्धांत की व्याख्या की, जिनमें से एक है हॉब्स, एक है लॉक, एक है रूसो। तीनों के सिद्धांत अलग अलग है, लेकिन तीनों का एक सिद्धांत कॉमन है कि तीनों मानते हैं कि सामाजिक समझौते से राज्य पैदा हुआ। जैसे आप प्लेटो से पूछेंगे, रस्सू से पूछेंगे, या मनु से पूछेंगे, या कौटिल्य से पूछेंगे राज्य कैसे पैदा हुआ, तो राज्य ईश्वर की कृति है। वो ये नहीं मानते कि राज्य मनुष्यों के समझौते से बना है। ये लोग मानते हैं कि राज्य मनुष्यों के समझौते से बना है। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जिसका मतलब सब लोग साथ साथ बैठे कि भैया देखो ठीक नहीं लग रहा है, और बैठे भी कैसे होंगे कि भाई ठीक नहीं लग रहा, भैया ठीक नहीं लग रहा है। उनको डर लग रहा नहीं इसी से कोई ना मार दे कहीं, तो किसी तरह से बैठिए, कुछ समय के लिए पत्थर तो बाहर छोड़ के खाली आता यहाँ पर, यहाँ बैठो और बात करो, नाखून काट के सब लोग आराम से बैठ के बात करो। नेल कटर तो आज की बात है, उस समय तो नाखून कैसे कैसे रहते हैं पता ना, उसी से फाड़ दिया किसी का पेट नाखून से ही। तो सबने मिलकर तय किया कि देखो चल नहीं पाएगा। और ये समझौता एक बार में नहीं हुआ होगा। अमेरिका और तालिबान का समझौता 4 दिन पहले हुआ और 3.5 दिन पहले टूट गया। ऐसे कितने समझौते हुए होंगे? भाई समझौता वो सबने मान लिया, फिर किसी को लगा मैं तो फायदे में नहीं आया, उसके बाद में समझौता, उसे शुरू किया कार्यक्रम। उसके बाद करते करते धीरे धीरे समझौता हुआ, और समझौते में ये हुआ कि देखो सबको शांति से जीना है तो एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी शक्ति सौंप दो एक तंत्र को, एक सिस्टम को, और सब इस बात पर सहमत हो जाए कि जो तंत्र के नियम होंगे, तंत्र के जो कानून होंगे, उन सब कानूनों का हम पालन करेंगे, और तंत्र को यह अधिकार होगा कि वो हमें दंड दे सके यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे गुंडों को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा गुंडा चाहिए और वर्दी वाला गुंडा चाहिए। राज्य क्या है? सबसे बड़ा वर्दी वाला गुंडा है, जो छोटी गुंडागर्दियों को समाप्त करके अपनी गुंडागर्दी चलाता है, और अपनी गुंडागर्दी संविधान के दायरे में चलाता है, मूल अधिकार देकर चलाता है, सारा सिस्टम बना के चलाता है। और ये जो तंत्र है, इसी तंत्र का नाम उसने कहा लेवाइथन या लेवियाथन। लेवाइथन एक ऐसा पशु है, एक ऐसा बड़ा यंत्र है, पशु जैसा बड़ा सा यंत्र है, जो सारे मनुष्यों की शक्ति लेके बहुत ताकतवर हो गया है, वो राज्य है। और उसके बाद से राज्य के कानून सबने मानना शुरू किया, और उसने स्पष्ट कहा सबने अपनी शक्तियां छोड़ दी, इसलिए नहीं कि मनुष्य नैतिक होता है, इसलिए छोड़ दी क्योंकि मनुष्य के स्वार्थ में ही नहीं था कि वो अपनी शक्तियां छोड़ के राज्य को ताकत देगा, राज्य के नियम मानेगा तो ही जीवित रह सकेगा, तो ही विकास कर सकेगा। इसलिए स्वार्थ वृत्ति की वजह से ही उसने ऐसा किया, इसमें कोई दूसरी महानता वाली बात नहीं थी। तो ये उसका मूल सिद्धांत है भाई, इतनी सी बात है, बस समझ में बात आप लोगों को। अब इसमें अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, एक आध तारीफ, एक आध आलोचना आपको हर सिद्धांत की पता होनी चाहिए। इसकी तारीफ तो यही है कि ऐसा लगता है कि मनुष्य के मनोविज्ञान के बहुत नजदीक है। हमें लगता है कि यह सिद्धांत काफी नजदीक है सच के। ये तो किसी को नहीं पता कि सामाजिक समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था तो कैसे हुआ था, लेकिन प्रतीत होता है कि यह मनुष्य के मनोविज्ञान के नजदीक है। तो गुणों में कहिए मनोविज्ञान के नजदीक, क्योंकि मनुष्य सच में स्वार्थी है, ऐसा सोचने पर महसूस किया जा सकता है। इसका दोष यही है कि यह मनुष्य को बहुत छोटा और मतलब ऐसा संकीर्ण प्राणी बना देता है कि उसमें गरिमा का भाव खत्म हो जाता है।
मानवीय गरिमा समाप्त हो जाती है। जो त्याग जैसे मूल्य हैं, परोपकार है, देशभक्ति है, जहां व्यक्ति अपने हितों को छोड़ के अपना जीवन बलिदान कर देता है, उस बलिदान में भी स्वार्थ को खोज लेना अच्छा नहीं लगता सुनने में। इस रूप में यह जो विचार है, ये मनुष्य की गरिमा के साथ अन्याय करने वाला विचार है। ये एकमात्र बात इस बारे में कही जा सकती है। स्पष्ट हुआ एकदम? आप लोग कुछ पढ़ना चाह रहे जो पढ़ नहीं पा रहे। ये लिखा है मानवीय गरिमा, बड़े की बात नहीं है, साफ लिखने की बात है। ये हैंड राइटिंग खराब है, आप कई बार हम समझ नहीं पाते दिक्कत क्या है। दिक्कत छोटे बड़े में नहीं है, दिक्कत हैंड राइटिंग में है। ये है मानवीय गरिमा, ये है त्याग, परोपकार, देशभक्ति, ये है बलिदान, ये है एरो, ये है ब्रैकेट जो बंद हुई है। ठीक है, स्वार्थवाद खत्म होता ही अगली विचारधारा का नाम है सुखवाद। कोई एक विचारक ऐसा नहीं है कि उस पर हम अलग से बात इसमें करेंगे, क्योंकि हमने सब पे बात कर ली है, कुछ पे बात करने वाली है। लेकिन सुखवाद का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहां पर लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से बताइए, सुखवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिडोनिज्म। ठीक, तो सुखवाद के बारे में सबसे पहली बात की ये क्या होता है। ठीक, जबरदस्ती की बात करनी तो इसके अच्छा प्रकार बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं समर्थक कौन कौन है इसके, फिर देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। एक डिबेट होती है कि सुख और आनंद में अंतर क्या है। अगर आप चाहें तो प्रकार से पहले एक और बनाइए, सुख की परिभाषा, इस पर भी डिबेट है। सुख की परिभाषा, फिर सुखवाद के प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद सुख और आनंद, क्या इनमें कोई अंतर होता है, यदि होता है तो वो अंतर क्या है। अभी तो यूपीएससी थ्योरेटिकल सवाल नहीं पूछ रही, कभी पूछेगी तो एक प्रश्न बनता है सुखवाद का विरोधाभास क्या है, द पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म। क्या आप विरोधाभास समझते हैं क्या होता है? विरोधाभास का मतलब एक सिद्धांत ऐसी दो बातें कहे जो दो बातें आपस में ही कट रही हों, इसे बोलते हैं विरोधाभास या विरोध, पैराडॉक्स। जैसे मैंने कहा ना, एक कथन, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। इस कथन में ऐसी दो बातें हैं जो एक साथ सच नहीं हो सकती, ऐसा कोई कथन। ठीक, राम श्याम से लंबा है किंतु राम श्याम से छोटा है, ये पैराडॉक्स हुआ। जैसे लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। जो जनता के लिए बेस्ट होगा वो जनता द्वारा नहीं चलाया जाएगा, वो सबसे मेरिटोरियस लोग चलाएंगे। जो जनता द्वारा चलाया जाएगा वो जनता के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल कंसेप्ट है, कई लोग कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सुखवाद क्या है। सुखवाद वह विचार है जो दो बातों को मानता हो। पहली बात, जो मानता हो कि प्रत्येक मनुष्य अनिवार्यतः सुख की इच्छा रखता है। तो सुखों की इच्छा अनिवार्य है और स्वाभाविक है। अगर कोई सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः सुखों की इच्छा रखता है, सुखाकांक्षी होता है। और दूसरी बात, यदि कोई यह भी मानता है कि सुखों की आकांक्षा रखना अनैतिक नहीं है, नैतिक बात है, सुखों की आकांक्षा नैतिक रूप से उचित है। आप समझ पा रहे हैं कि दो सिद्धांत हैं, दरअसल हमने दोनों को जोड़ दिया है। कितने लोग पहचान पा रहे हैं कि दो सिद्धांत हैं? और यदि ये दो हैं तो इनका नाम क्या क्या हो सकता है? पहले वाले का नाम क्या होगा? मनोवैज्ञानिक सुखवाद, और दूसरे वाले का नैतिक सुखवाद। बस, और सुखवादी वो है जो दोनों को मानता है, खत्म। जिसने दोनों को मान लिया वो सुखवादी है, और जिसने उन दोनों को माना था वो स्वार्थवादी था। और ये डिबेट बेंथम और मिल में आएगी, क्योंकि बेंथम हाफ स्वार्थवादी है, मिल स्वार्थवाद से बचने का प्रयास करता है। कहाँ फंसेगा भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, एक पेज फंसेगा वहां के जब बेंथम और मिल को पढ़ेंगे। तो सुखवाद का मतलब जो दो बातों को मानता हो। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः सुखों की आकांक्षा रखता है, और दूसरा कि सुखों की आकांक्षा रखना नैतिक रूप से उचित बात है। मन ही मन में ध्यान रखने के लिए यहां लिख लीजिए PH, यानी कि साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, और यहां लिख लीजिए EH, इथिकल हिडोनिज्म। आगे जब प्रकार पढ़ेंगे तो ये आएगा ही, तो इसे आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। अब इसके समर्थक यदि आपको बताने हो तो इसके समर्थकों में अगर पश्चिम में ग्रीक पीरियड से देखें तो बताइए, ग्रीक पीरियड में कौन कौन सुखवादी आपने देखे हैं? कौन सा संप्रदाय था, सिनिक या सिरेनाइक? सिरेनाइक। तो एक तो सिरेनाइक संप्रदाय, सिरेनाइक संप्रदाय में कौन थे आचार्य उनके? कौन सी पस? अरिस्टिपस। तो आप सिरेनाइक पब्लिक करके अरिस्टिपस कर लीजिए। फिर एक और संप्रदाय था जो सुकरात के बाद आया था, सुखवादी, या बल्कि प्लेटो रस्तु के बाद आया था, जो इंग्लैंड में खूब चलता है आजकल, जो किसी रस पे था, जैसे गन्ने का रस। कौन सा रस? एपिक्यूरस। बहुत बढ़िया, एपिक्यूरस। आप भी रस और पस से समझते हैं बात को। इतने महान महान चिंतकों का नाम अगर रस और पस से याद करें तो ये अपने आप में उनके लिए लानत की बात है। वो चिंतक ऊपर से आंसू बरसाएंगे, इसलिए बरसात हुई आजकल 2 दिन से लगातार। चिंतक रो रहे हैं ऊपर से बैठे बैठे, सब यार ये क्या हाल कर दिया हमारा, हमें पस क्या याद करोगे हमें। चलो, ये 2 हुए। आधुनिक काल में आप और कोई याद आए ना आए तो थॉमस हॉब्स तो याद आएगा ही। हॉब्स सुखवादी है,
इसके बाद वो दो चिंतक जो साथ साथ पाए जाते हैं, बेंथम और मिल, भी सुखवादी है। इसके अलावा आज शायद आप एक विचारक और पढ़ पाएंगे, उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर भी सुखवादी है। कल एक नाम आया था आपके सामने, मॉरिस श्लिक का आया था, तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, श्लिक भी सुखवादी है। ये सारे सुखवादी हैं। और इन सब के बराबर भारत में केवल एक हुआ सुखवादी, उसका नाम शुरू 4 से होता है, क्योंकि 4 के बराबर तो है ही, चारवाक। तो चारवाक भी सुखवादी, यानी सुखवादी बहुत तरह के लोग हैं भारत में, पश्चिम में भी। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में भी सुखवाद मिलता है। जैसे एक वैदिक मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि भवेत्, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सब सुखी हों। ये क्या है? ये यूनिवर्सल हेडोनिज्म है, सार्वभौमिक सुखवाद है। और इसके अलावा क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक साहित्य में भी सुखवाद के संकेत दिखते हैं। अगर प्रश्न है तो लिख देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः स्कूल में याद करवाया होगा आपको, उसको बेस बना के पूरा रटा होगा, लिख के आ जाएगा। तो हिंदी मतलब पता तो वो भी लिख दीजिएगा, पर ठीक लिखना। हरियाणा में एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय का हिंदी मतलब क्या होता है? पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता? बच्चे से पूछा टीचर ने कि बेटा तमसो मा ज्योतिर्गमय इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब है तम यानी कि तुम, सो मतलब सो जाओ, तमसो मा तुम सो जाओ, ज्योतिर्गमय मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तम सो मा ज्योतिर्गमय। इतने छठे हुए पीस पाए जाते हैं उस राज्य में। अब तो ये बोल नहीं रहे, कल तो खुल के बोल रहे थे, लेकिन आप सच ही कह रहे थे, गलती कह रहे थे आप। ऐसे ऐसे छठे हुए पीस पाए जाते हैं, ऐसी व्याख्या देखिए। तो जब आप किसी खास तो है, आज बहुत दिन बाद आई है हरियाणा की छोरी है ना, तो जब आप संस्कृत श्लोक लिखें तो हिंदी मतलब मत लिख के आइएगा। पता लगा ऐसा कुछ लिख के आ गए मतलब, और से बात परीक्षक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे लगातार, झरझर झर करके। चलिए, तीसरी बात है कि सुख की परिभाषा क्या होती है। मैंने आपको एक बात कई बार बताई है, एक ये कि परिभाषा हम नेगेटिव सेंस में भी दे सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी दे सकते हैं। तो सुख की परिभाषा कुछ लोग नकारात्मक तरीके से करते हैं, नकारात्मक परिभाषा, और कुछ कहते हैं सकारात्मक परिभाषा। मैं परिभाषा तो बताऊंगा, पहले आप ये बताएं कि नकारात्मक और सकारात्मक परिभाषा का अंतर क्या है। नेगेटिव डेफिनेशन ये बताएगी कि सुख क्या नहीं होता है, और पॉजिटिव डेफिनेशन ये बताएगी कि सुख क्या होता है। ठीक है, किसी चीज की एब्सेंस के माध्यम से किसी को डिफाइन करना नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है, और किसी चीज की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस के माध्यम से किसी को डिफाइन करना पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है। तो नकारात्मक परिभाषा आप समझ सकते हैं, आसान सी परिभाषा है। ये परिभाषा जिन लोगों ने दी उनमें से एक व्यक्ति है एपिक्यूरस। एपिक्यूरस से किसी ने पूछा, वो पान खा के नाच रहा था, तो कहा कि 2 मिनट रुको, परिभाषा लिखनी जल्दी से बताओ, सुख की परिभाषा क्या है। तो उसे भागते भागते टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, दुखों का न होना ही सुख है, शारीरिक व मानसिक दुख का अभाव ही सुख है। तो शारीरिक व मानसिक दुख का अभाव ही सुख है। आपको ये परिभाषा ठीक लग रही है, गलत लग रही है, अपर्याप्त लग रही है, ठीक ठीक लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, क्या लग रही है बताइए? ठीक ठीक या ठीक ठाक? इन दोनों में अंतर क्या होता है वैसे? इनमें से किसमें ज्यादा ठीक की मात्रा है? ठीक ठीक और ठीक ठाक, इनमें से ज्यादा ठीक कौन सा है? नहीं, ठीक ठाक में ठीक की मात्रा ज्यादा है, ठीक ठीक में ठीक ठाक की तुलना में थोड़ी सी मात्रा कम हो जाती है। भाषा तो ऐसी काम करती है ना, प्रयोग के माध्यम से। देखो ये परिभाषा क्यों गलत है। अब एक स्केल ले लीजिए, इस स्केल में यहां रखिए शुद्ध दुख। शुद्ध दुख का मतलब जिसमें सुख मिक्स नहीं है, प्योर मतलब पेन है, दुख है पूरी तरह से। और इस एक्सट्रीम पे रखिए शुद्ध सुख, और ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक, तो शुद्ध दुख का मतलब 100% दुख, 0% सुख। ठीक, और वहां 100% सुख, 0% दुख। मान लीजिए कि इधर बढ़ते बढ़ते कोई दुख कम करते करते यहां 0 का लेवल है, बीच का लेवल मान लीजिए 0, ना दुख बचा ना सुख बचा। सुख यहां से शुरू होते हैं और दुख यहां से शुरू होते हैं, और बीच में एक पॉइंट है जहां पर दुख और सुख दोनों ही 0 हैं। अगर आप मान सकते हैं कि स्केल ऐसा हो सकता है, तो यह परिभाषा गलत है, क्योंकि दुखों का न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि सुख है। देखो सरल भाषा में, या तो आप मान लीजिए कि 2 स्थितियां होती हैं, या दुख या सुख। और यदि आप मानते हैं कि नहीं, स्थितियां 3 होती हैं, एक दुख, एक सुख और एक न दुख न सुख, एक चौथी भी, दुख भी सुख भी। अगर आप मानते हैं कि स्थितियां चारों प्रकार की होती हैं, तो एक स्थिति आपको माननी पड़ेगी जिस समय आप ना दुखी हैं ना सुखी हैं। और यदि ऐसी स्थिति होती है तो इसका मतलब हुआ कि दुखों का न होना सुख के होने की पर्याप्त परिभाषा नहीं हो सकती है। जैसे इस समय आप दुखी हैं कि सुखी हैं? ऐਵੇਂ ही है। दुख किस बात का, सुख किस बात का? चॉकलेट मिलेगी, ये तो भविष्य का सुख है ना, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा, ये वर्तमान का दुख है। ये दुख मिश्रित सुख वाला मामला हो गया ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई सुबह सुबह उठा, 6-7 घंटे सो के उठा है और नींद ठीक से पूरी हो गई है, और उठाइए और आप जाके बोले माइक लेके, कैमरा लेके, दुखी हो के सुखी हो। उसको लगा, पूछे कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है नहीं है, तो लेकिन आपने उससे पूछा कि तुम इस समय दुखी हो या सुखी हो। उसने आंख मलते हुए कहा कौन है तू, क्यों है? फिर आपने नहीं बताओ, बहुत जरूरी सवाल है। फिर आपने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है।
अभी अखबार पढ़ेंगे या देखेंगे मैसेज, उससे पता लगेगा दुखी होने के सुखी होने। एक बार व्हाट्सएप देख लेते तो दुख सुख की सामग्री तो उसमें होगी, उससे पता चलेगा कि आज के दिन कैसा गुजरने वाला है। अभी कैसे बताएं? तो यदि आप मानते हैं कि एक ऐसी स्थिति संभव है जहां व्यक्ति दुख और सुख दोनों ही स्थितियों से परे हो, तो इसका मतलब है कि यह परिभाषा अपर्याप्त है, क्योंकि दुखों का न होना सुखों के होने की गारंटी नहीं है। इसलिए ज्यादा अच्छी परिभाषा है सकारात्मक परिभाषा, और सकारात्मक परिभाषा कई लोगों ने दी है। आपके नोट्स में एक परिभाषा दे रखी है, वो परिभाषा दी है हेनरी सिजविक नाम के आदमी ने। उपयोगितावाद का एक चिंतक हुआ है 19th सेंचुरी में, हेनरी सिजविक। अब यहां से लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, उच्चारण से लिखिए, हेनरी सिजविक। अगर आपको अंग्रेजी में लिखने का बहुत मन हो तो SIDGEWICK, हेनरी सिजविक। सिजविक ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा ये है, एक ऐसी अनुभूति जिसे विवेकशील व्यक्ति पसंद करते हैं और अन्य अनुभूतियों की तुलना में प्राथमिकता प्रदान करते हैं। लिखिए, ऐसी अनुभूति, सुख क्या है? एक अनुभूति है जिसे विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील इसलिए कह कि कुछ मूर्ख तो हर प्रकार के होते ही हर मामले में, कोई कह सकता है नहीं मुझे तो आग से खेलना पसंद है, तो उनको हटा के बता रहे हैं, ठीक है। ऐसी अनुभूति जिसे विवेकशील व्यक्ति चाहते हैं या पसंद करते हैं और शेष अनुभूतियों की तुलना में वरीयता देते हैं। शेष अनुभूतियों की तुलना में या शेष अनुभूतियों पर वरीयता देते हैं, इसको बोलते हैं सुख। सुख को डिफाइन करना मजाक छोड़ना है, किसी भी अनुभूति को डिफाइन करना मजाक नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब भी ये कोशिश हेनरी सिजविक ने की है जिससे आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। स्पष्ट हुआ? बता देंगे? चलिए, तो ऐसी कोई भी अनुभूति जो आपको अच्छी लगे और दूसरी अनुभूतियों की तुलना में आप उसको प्राथमिकता प्रदान करें, वो है सुख। इसके बाद है सुखवाद के प्रकार। मेंडल को याद कीजिए, मेंडल को याद है? मेंडल आप में से कौन बता सकता है कि 6 के 6 डब्बों में क्या भरा जाएगा? 3 आधारों पर 2-2 बेसिस हैं, 6 के 6 जो बता सके। 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, हाँ उठिए बताइए। मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नोट्स में डायग्राम बना तो नहीं हुआ? अच्छा, लेकिन आपको पहले से पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला हो गया मसु, दूसरा हो गया नैसु। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। दूसरा बताओ। हाँ, तो पहले निकृष्ट कर लेते हैं, निकृष्ट सुखवाद और उत्कृष्ट सुखवाद। ये क्या हो गया? निसु और उसु, ठीक है। अगला स्वार्थ मूलक और सार्वभौमिक या परार्थ मूलक, कुछ भी कह लीजिए, परार्थ मूलक कह लीजिए। स्वासु और पशु। चलिए बैठिए, इन 6 के 6 से आप परिचित है, इस पे समय हम खराब नहीं करेंगे। एक एक वाक्य में जल्दी से मुझे बताइए, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, इथिकल हिडोनिज्म, पहले वाला। तो पहला जो वर्गीकरण है वो इस बात से है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की आकांक्षा रखता है। ये कौन सा? ठीक से बोलो। तो प्रत्येक व्यक्ति सुख की आकांक्षा रखता है, हाँ ऐसे जोर से बोलते रहना लगातार, इस परफॉर्मेंस के बेस पर तय होगा। और व्यक्ति का सुखों की आकांक्षा रखना नैतिक रूप से ठीक है, नैतिक सुखवाद। ये 2 तो हो चुके हैं। निकृष्ट सुखवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रॉस हिडोनिज्म। और उत्कृष्ट को रिफाइंड हिडोनिज्म, ठीक। अब मैं दोनों बोलूंगा और क्रम में नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, बल्कि चारों करके फिर बोलता हूं। स्वार्थमूलक सुखवाद, इगोइस्टिक हिडोनिज्म। और परार्थमूलक सुखवाद क्या होता है? या तो अल्ट्रुइस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म। तो हम यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म कह देते हैं, यानी कि सार्वभौमिक सुखवाद ऐसा कह देते हैं, ठीक है। अब मैं 4 वाक्य बोलूंगा, आपको पहले बताना है कि इनमें से कौन से वाला है। ध्यान से सुनना, सबसे अपेक्षा है ये नहीं सोचना कि वो भैया बोल रहे हैं तो हम क्यों बोल रहे हैं, नहीं, सबको बोलना है। तो पहला वाक्य है, व्यक्ति को सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे लोग भाड़ में जाएं। स्वार्थमूलक सुखवाद। दूसरा, सारे सुख एक जैसे होते हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, निकृष्ट सुखवाद। अरे ना भाई ना, सुखों में बहुत अंतर होता है, कुछ सुख ऊंची कोटि के हैं, कुछ निम्न कोटि के हैं, उत्कृष्ट सुखवाद। और सिर्फ अपना सुख सोचा तो क्या सोचा, अकेले मोटे होने में क्या मजा है, मजा तो तब है कि सब मोटे हों, सबको सुख मिले, समझा? परार्थमूलक या सार्वभौमिक सुखवाद, ठीक है। अब याद करो, एक दिन की बात है जब इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ था, करने की जरूरत तो नहीं है, याद है? तो फिर जल्दी से मैं 4 नाम बोलूंगा, बता देना कौन से वाला है। तो मैं अपनी सुविधा के लिए ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। आपको तो आता ही है, कहने की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कर लेते हैं, ठीक। तो केवल नाम नोट कर लेते हैं, ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म, ये हो गया ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म, ये हो गया रिफाइंड इगोइस्टिक हिडोनिज्म, और रिफाइंड यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म, ठीक है। अब आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके चारों में केवल एक नाम बता दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आप केवल चारों में एक नाम बता दीजिए कि इसमें ये नाम आएगा, इसमें ये नाम आएगा, मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे सुपर की जरूरत नहीं है आपसे। और लेकिन चिंता की बात है कि मैं आपसे पूछूं कि कौन बताएगा, होना चाहिए कि मैं बताऊं कि कौन बताएगा आप में से। इतनी बार पढ़ाने के बाद अगर मैं आपसे ही पूछूं कि कौन बताएगा,
ये अपने अपने आप की गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए आपकी गरिमा का ध्यान रखने के लिए मैं तय करूंगा कि आप में से कौन बताएगा। और चावल के जिस भी दाने को छुएंगे पका हुआ मिलेगा। और अगर चावल का एक दाना पका है तो इससे पहले पूरा चावल ही पका हुआ। इस विचार से सहमत है? इस वाले आखिरी वाले विचार से सहमत है? मुझे कोई नजर नहीं मिला रहा तो मैं कैसे समझूं? सब लगातार नोट ही बनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं लगातार। सिर ऊपर ही नहीं उठा रहे, तो मैं कैसे समझूं कि आप सहमत है या नहीं। चलो, तो अब मैं आज बच्चे भी कम है तो मैं आखिरी बच्चे तक सबको देख पा रहा हूँ ध्यान से, वरना छुपन छुपाई हो जाती थी। आज तो धप्पा होगा। छुपो मत, मुंडी नीचे मत करो, मैं देख लूँ। ऐसे सिर नीचे किया तो पकड़ लूंगा। ध्यान रखना है, सिर ऊपर रखना है। जिसका सिर नीचे हुआ पहला नंबर उसी का आएगा। ध्यान रखना, जिसका सिर एकदम रखना 180 डिग्री पर सामने, 170 से 190 के बीच में रखिए बस। तुम नीचे देखो, उठो जरा, उठो उठो, बताओ। ऐसा तो नहीं कि आप चाह रहे थे कि मुझसे पूछे, सिर नीचे कर लिया हो कि सही मौका है? मार्च है तो क्या है, मौसम तो फरवरी वाला ही है। बताओ, ये तो सबको पता है, ये वाला बताओ। रिफाइंड इगोइस्टिक ह्यूमनिज्म, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। बताओ। मिल्थम, बेंथम, मुझे लगा मिल्थम, मुझे लगा सब मिला दिया दोनों को। ये बोल रहे हैं बेंथम, ठीक बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? अच्छा चलो, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस वाले बेंथम सही है? हाथ खड़ा करें। देखो, एक चीज होती है चुल्लू। जानते हो चुल्लू क्या होता है? ये तो जानते हो, नहीं जानते चुल्लू क्या होता है? ये है प्राकृतिक पात्र है ये। इसके लिए ना एल्यूमिनियम ना लोहा, कुछ नहीं चाहिए। इसमें पानी भरना चाहिए आचमन करने के लिए। बैठिए बैठिए बैठिए। जो समर्थन करे थे ना, उन सबको चुल्लू सिद्धांत दिया मैंने। ये केवल उनके लिए जैसे बोला है, सबके लिए दिया है। अब आपको लगा इतना आसान सवाल कैसे गलत हो गया हमसे, है ना? चारों बताओगे? नहीं? आप बताएंगे चारों? नहीं? एकदम कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ही नहीं। क्यों बताएंगे? हम इसलिए आते कि बताएंगे ना। और लिंक समझता देखिए, लड़का हो लड़की सब एकदम बराबर कॉन्फिडेंस है ना, मतलब ही नहीं होता बताने का। क्यों बताएंगे? फिर भैया आप ही बताओ कौन बताएगा। मैं तो ट्राई करके थक गया। हाथ खड़ा करो, कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 लोग, 5 लड़के 1 लड़की। इसीलिए पुरुषों का विकास ज्यादा हुआ है सभ्यता में, महिलाओं को हो ही नहीं रहा। इसीलिए आप बताएंगे? चलो उठो, बताओ। क्रम में बताऊंगा, नंबर से याद किया होगा ना। नंबर चलने नहीं दूंगा मैं। यहां से शुरू करो, बताओ। बेंच पर मिले साथ आ जाएंगे। यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। इसीलिए पुरुषों का विकास ज्यादा हुआ है। लड़कियों में दम ही नहीं है, कोई हाथ नहीं खड़ा करती। एक ने किया और फेल हो गई, देखो दम ही नहीं है। अब ये मान लेना चाहिए कि पुरुष सच में प्राकृतिक रूप से बेहतर होते हैं। खून खोल गया आप लोगों का ना, तो उठो जरा, देखो खून, देखो, उठो उठो। लेकिन आपको पहले ये वाला बताना है। हाँ बताइए। ग्रोस, बैठो। फिर साबित हो गया, अगेन प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब तो साबित हो गया। अब एक काम करते हैं, एक चावल वहां से उठाते हैं, देखते हैं वो कितना पका हुआ है। अब लड़के लोग हाथ खड़ा करें जिसको पता है। देखो पूरी सभ्यता तुम्हारे कंधे पे, उठो जरा। हाँ, ध्यान रखना, तुम्हारे सही उत्तर में मेरी छवि भी शामिल है। चलो, तुम कौन सा क्रम चाहते हो बताओ? अच्छा नहीं, अच्छा आप क्रम बताइए, कौन से क्रम में पूछे? अब ये जज की जो निष्पक्षता उस पर हमला हो गया कि जज ही मिला हुआ है तो फिर कैसे होगा? नहीं, क्रम मुश्किल रखेंगे। आप बताइए कौन सा क्रम में पूछे। आप बताइए, क्रम बताइए। हाँ, थर्ड बताओ भाई। रिफाइंड इगोइस्टिक ह्यूमनिज्म, एपिक्यूरस सही है भाई। देखो, मेरे चाहने से सही गलत नहीं होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपकी बात मान लूं, पर सही बोला तो मैं कैसे खारिज करूं? अब बताओ, नंबर 2 के बाद क्या पूछे? फोर्थ बताओ भाई। रिफाइंड यूनिवर्सलिस्टिक ह्यूमनिज्म, मिल, JS मिल, ये भी सही उत्तर है। अब आप सभ्यता के इतिहास से झुटला कैसे सकते हैं? कोई क्या करेगा? चलो, अब कौन सा पूछे? फर्स्ट बताओ भाई। अरिस्टिपस, AC, अरिस्टिपस एंड चारवाक, ये भी सही निकला। अब चौथा बताओ। ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक ह्यूमनिज्म, बेंथम, ये भी सही निकला। सारे झगड़े की जड़ पता है क्या है? पिछली बार हमने क्रम यही रखा हुआ था क्लास में। आपने नंबर से याद किया हुआ था, नंबर 1 में ये आता, नंबर 2 में ये आता, 3 में, 4 में, पर नंबर 1 का बक्सा कौन सा, ये ध्यान नहीं रखा आपने। तो कई बच्चे जिनको क्वेश्चन का नंबर पता तो सही आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन से नहीं दे पाते हैं। बैठिए, बहुत बढ़िया, आपने पूरी पुरुष सभ्यता का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। बहुत, तुम्हें 2 चॉकलेट देंगे यार, बल्कि इन लोगों की छीन के तुम्हें, और जिन्होंने गलत बताया था उनको खाली लिफाफा देंगे चॉकलेट का। ठीक है, आपको लग रहा है किसी तरह मैं साबित कर दूं कि गलत है, हो नहीं पाएगा। ये सही है, एकदम सही जवाब दिए, चारों जवाब सही दिए। खास बात यह है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, कोई क्या कर सकता है? अपने हाथ में क्या है? तो हम ये मान लें कि साबित हो गया फाइनली? नहीं साबित हुआ, कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई कर लेंगे, कल एक और कॉम्पिटिशन करवा लेंगे। आज ही कर लें,
आज तो कर लिया, एक और कर ले। हारने वाला हमेशा चाहता है कि सेकंड मैच होना चाहिए, और जीतने वाला कहता है यही फाइनल मैच था, लेकिन ठीक है एक और कर लेंगे, आज ही करेंगे। चलो अगली बात है, सुख और आनंद में क्या अंतर है। कुछ लोग मानते हैं कोई अंतर नहीं है, और कुछ लोग मानते हैं कि अंतर है। यहां सुख का मतलब होता है प्लेजर से, और आनंद होता है ब्लिस। आनंद होता है ब्लिस। प्लेजर और ब्लिस, इसमें क्या अंतर है, सुख और आनंद में क्या अंतर है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जेएस मिल मानता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, जबकि जेएस मिल के बारे में आपको क्या पता है। जेएस मिल सुखों में केवल मात्रा भेद मानता है, गुण भेद भी मानता है, गुण भेद भी मानता है। और गुण भेद मानने वाला व्यक्ति कहे कि आनंद और सुख एक ही बात है तो अजीब सा लगता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो ऊंचे स्तर का है वो भी सुखी है, नीचे स्तर का भी सुखी है। हम उसका नाम नहीं बदलेंगे कि एक आनंद है एक सुख है, दोनों सुख हैं। बस ये कि ये निम्न सुख है वो उच्च सुख है, तो हम नाम एक ही रखेंगे सुख, लेकिन उसमें अंतर मान लेंगे। पर कुछ लोग मानते हैं कि अंतर है, और जो अंतर है मानते हैं उसमें एक तो है सोक्रेटिस नाम का आदमी, दूसरा है प्लेटो नाम का आदमी, तीसरा है अरस्तु नाम का आदमी, चौथा है हीगल नाम का आदमी। सुखों में गुणात्मक भेद मानने वाले लगभग सब लोग जेएस मिल को छोड़कर इसमें शामिल हैं। वो कहते हैं कि सुखों में अंतर होता है, आनंद अलग चीज है और सुख अलग चीज है। तो आपकी राय में आनंद और सुख में से ज्यादा ऊंचा कौन माना जाएगा। तो आनंद के सामने लिखिए ऊंचा है, इसके सामने लिखिए नीचा है। पहला तो ये हो गया, ठीक। परीक्षा में आप ऐसा मतलब लिखिएगा, अब लिखना उच्च स्थिति निम्न स्थिति, ठीक है, मैंने एरो से बना दिया। आनंद का मतलब है बौद्धिक, मानसिक या भावनात्मक सुख। अगर सुख बौद्धिक, मानसिक या भावनात्मक स्तर पे है तो आनंद है, और सुख का मतलब होता है शारीरिक या ऐन्द्रिक जो सुख होता है उसे बोलते हैं सुख। तो शारीरिक और ऐन्द्रिक है तो सुख है, बौद्धिक, भावनात्मक, मानसिक है तो आनंद है। अब ये बताइए कि इन दोनों में से तीव्रता किसमें ज्यादा होती है। सुख में, है ना। तो सुख में तीव्रता ज्यादा होती है और इसमें तीव्रता कम होती है, आनंद में, ठीक है। तो सामान्यतः आनंद में तीव्रता कम होती है जबकि सुख में तीव्रता ज्यादा होती है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा लंबे समय तक स्थिर रहता है। आनंद। तो आनंद में स्थायित्व ज्यादा होता है और सुख में स्थायित्व कम होता है। ऐसा भी कहते हैं कि हर सुख किसी न किसी दुख को पैदा करता है, जबकि आनंद दुख को पैदा नहीं करता है। तो आनंद प्रायः शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब वो किसी दुख को पैदा नहीं करता, दुखों से भरा हुआ नहीं होता है। जबकि सुख अपने समय में तो बहुत सुख प्रदान करता है, किंतु उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रायः दुख वाला हो सकता है। दुख का उत्पादन संभावना लिखिए, दुख के उत्पादन की संभावना ज्यादा होती है। यह सुख की एक और विशेषता है। तो अब एक अंतिम बात बताइए कि जो कलाएं हैं उन कलाओं का संबंध सुख से है या आनंद से है। अगर सुख को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे तो वो कलाओं में आ जाता है। तो कलाओं का संबंध प्रायः आनंद के साथ है, सुख का संबंध कलाओं के साथ कम माना जाता है। चलिए, अगर समाज से जुड़ने वाला इनमें से कोई मामला हो तो किसमें होगा, आनंद में या सुख में। भाई आनंद है बौद्धिक सुख, भावनात्मक सुख, तो परोपकार का सुख किसमें आएगा, आनंद में आएगा। तो आनंद अपनी प्रकृति में सामाजिक होने की संभावनाओं से युक्त है। सामाजिकता संभव, मतलब ऐसा नहीं कि अनिवार्य हो, आनंद में सामाजिकता संभव होती है, जबकि सुख में प्रायः व्यक्तिवादी तत्व प्रबल होता है। सुख में व्यक्तिवादी तत्व प्रबल होता है जबकि आनंद में सामाजिकता की संभावना बनी रहती है। यह है सुख और आनंद में अंतर। यूपीएससी आपसे कुछ नहीं पूछेगी कि हॉब्स ने क्या कहा, मिल ने क्या कहा। सवाल क्या पूछते हैं, एक पूछा प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है, क्या आप भी सुख की कामना करते हैं, यदि हाँ तो आप किन सुखों को सबसे ऊपर मानते हैं। सवाल इस तरह के आते हैं। जो ये सब सुनने के बेस पर आप इसका उत्तर सोच पाएंगे उस समय। इसका पर्पस बेसिक ये है, ठीक है। अंतिम बात सुखवाद में, जो मुझे नहीं लगता कि ये भी पूछेंगे, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सवाल आ सकता है, और मध्य प्रदेश में तो आ सकता है कि सुखवाद का विरोधाभास क्या है, कौन से शहर में दिया गया था, ऐसा सवाल। तो वो क्या है सुखवाद का विरोधाभास, देखिए। इस विरोधाभास का जिक्र जिन लोगों ने किया उनमें से एक का नाम है सिजविक, और सिजविक का पूरा नाम तो पता ही है, हेनरी सिजविक। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक। इसे समझने के लिए बहुत आसान एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी कभी सोना चाहते पर नींद नहीं आती है। इसका उत्तर दरअसल सब लोग हैं, है ना। ऐसे कितने लोग जिनको आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नींद चाह रहे हैं कि आज पर नहीं आ रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ जिनके साथ। क्या बात है, कह रहे हैं हमारे साथ आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं आई, जब चाहा हमें आ जाती है लेटते ही। क्या बात है, ये वरदान बहुत बड़ा वरदान है। इसका मतलब है कि आप अभी तक अकेले हैं, और ये वरदान जिस दिन वो वरदान मिलेगा ये वरदान चला जाएगा आज से। दोनों वरदान साथ साथ नहीं चल पाते जीवन में, एक चलता है एक बार में, और एक समय के बाद है। क्या बात है यार, तब तो ये दैवीय मामला है। जो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और यहां नरक पैदा करती हैं। तो जो पहला हिस्सा वाक्य का है वो आप पे लागू हो रहा है कि जोड़ी स्वर्ग में बनी है। आज तक ऐसा नहीं हो कि आप सोना चाह रहे हैं और नींद नहीं आ रही है।
मतलब आप कोशिश करते हैं कि मौका मिले तो सो जाओ और आप सोए थे खट से, बहुत बढ़िया। मतलब ये बहुत निश्चिंत मनस्थिति वाली बात है। मतलब बहुत छोटे बच्चे 18 घंटे सोते हैं, उनमें ये पाया जाता है लक्षण, लेकिन बड़े लोगों में ये लक्षण आमतौर पर बचता नहीं है। वो इसलिए नहीं बचता कि कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई चिंता, बेचैनी ये समझ रहे हैं, ये सारे अनुभवी लोग कह रहे हैं आएगा आएगा आएगा, इनका भी आएगा, देखना ये भी लुटेंगे हमारी तरफ से, इनके साथ भी वो सब होगा। ठीक है, ये सब लुटे पिटे आशिकों की हाई लग रही है, आपको ध्यान रखना। फोसला ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनकी हाई लगी आपको। चलिए, मैं उसी सिचुएशन से एक खास सिचुएशन पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए सुबह एग्जाम है आपका आईएएस का, प्रीलिम्स का, और आपने पिछले 15-20 दिन में खूब पढ़ाई की जम के, बस अब मम्मी ने कहा है कि बेटा बस कल तुम्हारा दिमाग ठीक रहे, स्वस्थ रहे एग्जाम के समय, तो प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके लिए नींद जरूरी है, कम से कम 7 घंटे की। तो आज एक काम करना, रात को 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में एकदम नहा वहा के फिर थोड़ा सा रिवाइज करके फिर एग्जाम देने जाना, और दही खा के जाना मीठे वाली, ताकि प्रीलिम्स उसी से होगा, दही से ध्यान रखना। और आपने चिंता मत करो माँ। और 10 बजते ही आप एकदम इस भाव से बेड पे चले गए कि सो जाए, नींद पूरी कर ले। अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, और अलार्म में 3 लगानी है, 5 बजे का, 5:01 का, 5:02 का, और तीनों 3-3 बार स्नूज होने वाले लगाए हैं, ताकि 9 अलार्म लगा रहे, और फोन रखा अपने से दूर कि वो कैसे बंद ना हो जाए, मतलब थोड़ा इतना दूर रखे कि उठ के जाना ही पड़े। और जैसे ही आप लेटे, आपको तुरंत ध्यान आया कि अरे यार एक टॉपिक छूट गया है, और उस टॉपिक को पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे। तो आपने मन में सोचा कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे, ठीक है अभी सोते हैं। अब सोना चाह रहे हैं, बार बार मन में कौन रहा है वो टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, आप उसको बड़ा दबा रहे हैं बार बार कि कोई बात नहीं सुबह देख लेंगे, अभी सो जाते हैं। पर जितना सोने लगते, एक बार नींद आ भी गई है, हल्की सी नींद आनी शुरू हुई थी, फिर खट से कुछ हो गया, फिर टॉपिक याद आ गया। कभी कभी तो लोग इतने जागरूक होते हैं सोने के मामले में कि वो सोने का प्रोसेस देख रहे होते हैं कि नींद कैसे आती है, बहुत सजग होके वो नींद का प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं कि नींद कैसे आती है, और इसीलिए नींद आती नहीं है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? और जब तक आप सोचते रहे कि सोना है सोना है सोना है, तब तक नींद आई या नींद नहीं आई, और उसके बाद नींद कब आई पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय आपने वो सोचना बंद कर दिया था। जैसे ही सोचना बंद किया वैसे नींद आ गई। इसका मतलब अगर हम इस सिद्धांत को मान लें कि सोने की शर्त है ये सोचना बंद कर दो कि सोना है, जब तक कोई सोचता रहेगा कि सोना है तब तक वो सो नहीं पाएगा, और जब वो ये सोचना बंद कर देगा तभी वो सो पाएगा। अगर आप इस सिद्धांत को समझ रहे हैं तो यही विरोधाभास यहां भी है। सुखवादी कहते हैं कि व्यक्ति हर कार्य सुख के लिए करता है। इसका मतलब ये भी हुआ जैसे आप क्लास करने आए हैं, वैसे तो पढ़ाई करके सुख किसको मिलता है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि आप में से 2-4 बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई करने में क्लास में सुख मिलता होगा, कि पढ़ा, कुछ नया सीखा, नया पॉइंट मिला, सोचने को मिला, सुख प्राप्त हुआ। क्या आपने कोई ऐसा अजूबा है जिसको क्लास में सुख मिलता है कि हम क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, सुख मिलता है? चलो ये तो ज्यादा हो गया, मैं तो एक सोच रहा था, 20-25 निकल गए, तो चलो ठीक है। तो आप क्लास में बेसिकली किस चीज के लिए आए हो कि सुख मिल जाएगा या ज्ञान मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। पर ये कहते कि नहीं, ये कहते कि ना, क्लास में कोई आया तो बेसिकली इसलिए आए कि क्लास में पढ़ेंगे, मजा आएगा। मजा आएगा इसलिए आए हैं, और मजा आएगा पढ़ाई के माध्यम से, लेकिन आए हैं इसलिए कि मजा आएगा, पढ़ाई तो उसका माध्यम है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप क्लास में बैठकर हर समय सोचते रहे कि सुख मिलेगा, सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। ऐसे ज्ञान का भी, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान मिलेगा उस समय? ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप कहते हैं कि व्यक्ति सुख की कामना करता है, हर समय कामना करता है, हर स्थिति में कामना करता है, तो सुख की कामना करते रहने से या सुख के बारे में सोचते रहने से, अगर कोई व्यक्ति सुख के बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, तो इसका मतलब है कि उसे सुख हासिल होगा ही नहीं। और इसका निष्कर्ष यह हुआ, सुख हासिल करने के लिए सुख हासिल करने की चेतना से मुक्त होना जरूरी है। सुख उसी को मिलेगा जो सुख के बारे में सोचना बंद कर देगा। जैसे क्लास में आए, मन में कहीं ना कहीं है कि पढ़ के मजा आ सकता है, पर क्लास में लगातार ये नहीं सोचना कि मजा आने वाला, मजा आने वाला, मजा आने वाला, आ गया, अभी आ रहा है, रास्ते में, ये सोचेंगे तो नहीं आएगा। जहां आपने सबको भुला दिया, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया, और क्लास के बाद जाएंगे तो हो सकता है आप सोचे अरे यार मजा आ गया, आज ये नया टॉपिक था, इस पे ये वाला कंसेप्ट था, ये पढ़ के बड़ा मजा आ गया। इसलिए सिज्विक ने कहा कि सुखवाद एक विरोधाभास से ग्रस्त है। सुखवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समय सुख की कामना करता है और सुख हासिल करना चाहता है, जबकि सुख की कामना करने वाला व्यक्ति सुख प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए सुख की कामना से बचना बहुत आवश्यक होता है। और इस बेस पर उसने कहा कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का विचार अपने आप में गलत है। उसने ये कहा कि दरअसल हम सुखाकांक्षी नहीं है। होता क्या है कि सुख मिलेगा इसलिए हम काम नहीं करते, सुख तो हमारे किसी काम का परिणाम होता है। जैसे आप मतलब हिस्से कैसे कहेगा कि आप क्लास में इसलिए नहीं है कि सुख मिलेगा, आप इसलिए आए कि पढ़ाई होगी, एक टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने समझने के परिणाम में सुख भी मिल जाएगा, और वो इसलिए मिल जाएगा कि प्रक्रिया के समय आप सुख की कामना कर नहीं रहे थे। इसलिए सुख हमारी हर चीज के मूल में नहीं है, सुख हमारी हरकतों का परिणाम होता है, वो हमारी मूल योजना का हिस्सा नहीं होता। इसलिए सिज्विक ने कहा कि सुखवादियों का मूल विचार ही गलत है। सिज्विक खुद भी सुखवादी है, पर वो उस तरह का सुखवादी नहीं है, उसकी बात हम बाद में समझेंगे। ये एक विचार है जो मैं चाहता हूं बस पता रहे आपको कि सुख के बारे में सोचते रहने से सुख मिलना संभव नहीं रहता। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ हीडोनिज्म या सुखवाद का विरोधाभास। ये था सुखवाद। कोई पूछे इसमें अच्छाई क्या है तो सहज है, स्वाभाविक है, यथार्थ के नजदीक है।
बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये मनुष्य को केवल सुख का आकांक्षी मानता है। जो बड़ी प्रवृत्ति है, गरिमा है, त्याग है, उन सबको महत्व देने से बचता है। अब सुखवाद की कोख से एक सिद्धांत निकला जिसका नाम है उपयोगितावाद। सुखवाद की कोख से ही निकला है यूटिलिटेरियनिज्म। तो देखिए कि सुखवाद की कोख से कैसे निकला, उससे इसका क्या लिंक कैसा है, पहले वो लिंक समझते हैं। तो हम पहले समझेंगे उपयोगितावाद क्या है और उसी में से वो लिंक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि इसका वर्गीकरण क्या क्या हो सकता है, और इस वर्गीकरण में से फिर निकलेंगे दो चिंतक, बेंथम और मिल, फिर उसको देखेंगे। और तीसरा इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन या क्रिटिसिज्म, यानी गुण क्या है, दोष क्या है, वो देख लेंगे, आलोचना क्या है। अभी तक ओवरडोज की हालत तो नहीं है, ठीक चल रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है, उपयोगितावाद क्या है, सबसे पहली बात एक शब्द नोट कर लीजिए, टेलियोलॉजी, प्रयोजनवाद, नैतिक प्रयोजनवाद। देखिए टेलियोलॉजी तो स्वार्थवाद में भी है, सुखवाद में भी है, लेकिन जिसको बोलते हैं कि टेलियोलॉजी का हाईएस्ट फॉर्म जिस सिद्धांत में दिखता है उसको बोलते हैं उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रीक फिलोसफी में दो प्रकार के सुखवादी हुए थे। और जिन बच्चों ने गलत बोला था, ध्यान दें इस बात पे फिर से। ग्रीक फिलोसफी में दो तरह के सुखवादी हुए, और यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हॉब्स को पढ़ के भी आपको यही फील होगा। अरिस्टिपस मानता था कि सुखों में व्यक्ति को सिर्फ अपने सुख सोचने चाहिए, सबके सुख सोचने चाहिए। चॉकलेट नहीं मिलेगी आप लोगों को अगर आप ऐसे हरकत करेंगे, तो जोर से बोलोगे तो मिलेगी, ठीक है। इससे आप मेरी धौंस समझ रहे हैं, धौंस समझ रहे हैं, लेकिन मिलेगी तभी तो बोलोगे, ठीक है। तो अरिस्टिपस के हिसाब से व्यक्ति को सिर्फ अपने सुख पे सोचना है, सबके सुख पे सोचना है अपने। और सुखों में मात्रा भेद है, गुण भेद भी है, केवल मात्रा भेद है, यानी केवल अपना सोचो, और मात्रा का भेद है, गुण का भेद नहीं। एपिक्यूरस उससे कुछ साल के बाद आया, गौर करना। एपिक्यूरस ने कहा कि सुखों में केवल मात्रा भेद नहीं होता भाई, गुण भेद भी होता है। लेकिन जब उससे कोई पूछे कि आपको किस किस के सुख के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने या सबके, क्या जवाब देगा? सिर्फ अपने। यानी ग्रीक हीडोनिज्म में दोनों चिंतक मानते थे कि व्यक्ति को सिर्फ अपने सुखों पर ही ध्यान देना है। इसके लंबे समय के बाद 1500, 1700, 1800 साल के बाद पैदा हुआ थॉमस हॉब्स, जो कि स्वार्थवादी था, सुखवादी भी था लेकिन स्वार्थवादी भी था। और जिसका नाम ही स्वार्थवादी है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? किसके सुख पर ध्यान देना है? सिर्फ अपने सुख पर ध्यान देना है। और इसका मतलब यह हुआ कि जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि है, चाहे अरिस्टिपस हो, चाहे एपिक्यूरस हो, चाहे थॉमस हॉब्स हो, इन तीनों ने सुख की व्याख्या स्वार्थवादी पैमाने से की। तो अब तक पश्चिमी दर्शन में, पश्चिमी नीति मीमांसा में सुखवाद जब भी आया, स्वार्थवाद के साथ जुड़कर आया। इस बात से कुछ लोग परेशान थे। वो लोग थे जो मानते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः टाइप की भावना, कि सुख तो ठीक है लेकिन सिर्फ अपना सुख क्यों सोचें। इस बैकग्राउंड की वजह से इसके विरोध में एक विचार आया, जो विचार कहता है कि सबका, क्या सबका? सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका सुख। एक विचार है जिसने कहा सबके सुख के बारे में सोचेंगे। और इसलिए एक वाक्य में कहते हैं कि उपयोगितावाद स्वार्थ मूलक सुखवाद की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ नैतिक विचार है। उसे सुखवाद से दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत सुख के स्वार्थी होने में है, केवल अपने सुख तक सीमित हो जाने में है। और इसलिए उसने एक नारा दिया, वो नारा मैं आपको समझाता हूं क्या नारा है, क्या है में इनकी प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा का मतलब इनका मूल सिद्धांत क्या है। आपने इनका सिद्धांत सुना होगा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस बात से भड़क गए थे महात्मा गांधी, इस बात से थोड़ा सा भड़क जाता है जॉन रॉल्स भी। लेकिन जल्दबाजी में भड़कने की बजाय थोड़ा समझना चाहिए कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। गलत फहमी इतनी ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम रात भर जागते हैं, मैंने उससे और पूछा, मैंने कहा और बताओ CAA वगैरह को लेकर क्या है तुम्हारी राय भाई। वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। उसने कहा सर एक आदमी मिल गया, मैंने उसको 5000 रुपए दिए हैं, वो 70 साल पहले मेरे दादाजी कहाँ पैदा हुए थे उसके कागज निकलवा के गाँव से लेके आएगा। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ खबर है कि जिसके पास वो कागज नहीं होंगे उसको, वो डिटेंशन सेंटर बोल नहीं पा रहा था, उसने कुछ अजीब से शब्द बोले, इसका भाव ये था उनको वहां भेज देंगे जेल में। तो हमारे मोहल्ले में सब डरे हुए कि सब जेल जाने वाले हैं, तो सब अपने दादा जी का जन्म कहाँ हुआ, पापा का जन्म कहाँ हुआ, वहां के कागज निकलवा रहे हैं, और उसका रेट 5000 रुपए है। और बोला हमारी कौम में इतना गहरा खौफ इस समय है इस बात को लेकर कि हमको उस कैंप में भेज देंगे। तो कई बार क्या होता है कि सही कम्युनिकेशन न होने से गलतफहमी कैसे पैदा होती है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इतना ही कहा इन्होंने। इस बात पर महात्मा गांधी भड़क गए, लाठी उठा ली, बोले लाठी इसी दिन के लिए रखी थी मैंने अपने पास, आ मिल, इधर आ जरा, मुझसे मिल। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। महात्मा गांधी कहते हैं इसका मतलब हुआ कि 51 के हित में 49 की बलि दे देना ठीक है। ऊपर से और से बरसात होने लगी जोर से कि भाई सोच तो लो, मैंने क्या कहा, सुन तो लो। ये कह रहे कि इस सिद्धांत का मतलब है कि सबसे अच्छी स्थिति है कि 100% का सुख हो। अगर कोई ऐसा नियम बन सकता हो या कोई ऐसा कार्य हो सकता हो जिसमें 100 के 100 व्यक्तियों का सुख निहित हो, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो शानदार है भाई। बहुत गर्मी का समय है, सारा समाज परेशान है, बरसात हो गई, सब खुश हो गए। इतनी नहीं हुई कि बाढ़ आ जाए, इतनी नहीं हुई कि फसल चौपट हो जाए,
इतनी हो गई कि सबको एक बार कम से कम उस गर्मी से मुक्ति का उपाय मिल गया। इसमें किसको नुकसान है? किसी को नुकसान नहीं, तो सभी का हित है। लेकिन प्रैक्टिकली समाज में ऐसा संभव होता नहीं कि हर स्थिति में 100% का सुख शामिल हो। कोई भी ऐसा कानून, ऐसा नियम हो नहीं सकता जिसका समर्थन 100% लोग करेंगे, कुछ को नुकसान होता ही है। तो जब ऐसा न हो सके तो अधिकतम का सुख शेष की तुलना में, अधिकतम का सुख न्यूनतम की तुलना में बेहतर माना जाना चाहिए। और इसमें ऐसी कहां कोई समस्या है जिसके लिए कोई तनाव में आए। और इसलिए एक फॉर्मूला चलता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर्वहित, सर्वहित के बाद आता है व्यापक हित, व्यापक के बाद आता है संकीर्ण हित, और संकीर्ण हित का ही सबसे छोटा रूप होता है स्वहित। ये फार्मूला है। इसमें जहां मामला अटक जाए वहीं उसको फॉलो कीजिए और कोशिश करनी है कि सर्वहित से ही काम चल जाए। सर्वहित का मतलब है 100, स्वहित का मतलब है 1। 100 का हित सबसे बड़ा है, उसकी तुलना में 80 का हित ठीक है, उसकी तुलना में 51 का हित ठीक है, और सबसे कम महत्वपूर्ण 1 का हित है। ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है। और वो तराजू लेके बैठे हैं, इनसे आप कुछ भी पूछेंगे ना, ये तराजू लेके बैठे हैं ऐसे करके कि देखो भाई तुम जो करना चाहते हो, कोई नियम बनाना है, जैसे मान लीजिए आप नियम बनाना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, कोरोना वायरस का एक पेशेंट है, उसको गोली मार दी, काम खत्म कर दिया। क्या नाम है उसका, आलू का, किम जोंग उन था। उसको देख के मुझे लगता है कि जैसे मतलब आलू बड़ा हो गया, उसके ऊपर नाक बना दिए गए हैं। मेरे इस कथन को नस्लवाद मत मानिएगा, मैं उस सेंस में एकदम नहीं कह रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति विशेष को लेकर बहुत भावुक हो जाता हूँ। मुझे दो व्यक्ति को देख के मेरी भावनाएं उमड़ जाती है, एक ट्रंप और एक वो, ट्रंप ही नाम है ना, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, और दूसरा ये किम जोंग उन। इन दो को देख के मेरी इमोशंस मतलब बाहर आए थे तुरंत। तो उसका सबसे अलग उपाय रहता है, उसे पता लगा कि एक आदमी कोरोना से बुलवाया कि थोड़ा दूरी बुलाना, उसको बुलाओ जरा, सीधे गोली मार दी उसको, कोई सुनवाई नहीं। उसके फूफा थे या मौसा थे, उन्होंने शायद एक मीटिंग कर ली थी किसी के साथ, भूखे कुत्तों के बीच में छुड़वा दिया था, बोटी बोटी नोच रहे थे। ये होता है सीधा जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिले नहीं करता है, सीधे गोली मार देता है। तो सर्वहित से एक के हित तक जाएंगे भाई, एक का हित जिंदा रहना, सबके हित में कि मर जाए तो सीधे मार दिया, उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे बस स्पष्ट होगी, ठीक है। अब अंतिम बात नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से विचारक आते हैं। देखो इसमें विचारक 18वीं सेंचुरी से मामला शुरू हुआ, फिर 19वीं सेंचुरी में कुछ लोग हुए, और एक आध व्यक्ति आप कह सकते हैं 20वीं सेंचुरी में भी हुआ। 20वीं सेंचुरी का एक व्यक्ति है उपयोगितावादी, जिसके बारे में मैंने शुरू में बहुत विस्तार में आपको एक कहानी सुनाई थी। मैं उसके नाम का एब्रीविएशन ले लेता हूं, जिसका पी, उसके बाद सेकंड वर्ड एन, तीसरा एस। देखते हैं कौन बताएगा। पी से कुछ बनता है, फिर एन से कुछ बनता है, फिर एस से कुछ बनता है। किसने बोला? गजब कर दिया। जो पीछे जो आरोप लगाए गए थे महिलाओं पे, सारे धुल गए एक सेकंड में। सारे लड़के शाम थे। देखो एक लड़की की आवाज है, पैट्रिक नोवेल स्मिथ। देखिए ये होता है पढ़ाई का स्तर। यहां तक लड़के आज तक नहीं पहुंच पाए। कमाल कर दिया आपने, बहुत ताली सब लोग जोरों से, बढ़िया बताया। इतनी पुरानी बात थी, सब भूल गया, लेकिन देखिए ये होती है मेमोरी। ऐसी मेमोरी कहां पुरुषों के पास होती है, इसको बोलते हैं मेमोरी। आपको बड़ी खुशी हो रही है कि अब ठीक हुआ, काश मैं ठीक करती, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने तो किया, ठीक है। पैट्रिक नोवेल स्मिथ का आपको ध्यान होगा, एक सिद्धांत मैंने बताया था, यही बताने के लिए कि डीओंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में क्या तुलना है। उसने एक कहानी सुनाई थी कि मान लो, अब कहानी सुनते आप कहेंगे हाँ 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 कहानी याद है, बहुत रोचक कहानी थी। कहानी ये थी कि एक पति पत्नी है जिनके बीच में सम्मान है, केयरिंग है, शेयरिंग है, किंतु फिजिकल रिलेशंस किसी वजह से नहीं है, कोई मेडिकल बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से नहीं है। और अब दो स्थितियां हैं। एक स्थिति यह है कि उस पति का किसी और स्त्री से सिर्फ एक आध बार का दैहिक संबंध बन गया, जिसको वन नाइट स्टैंड कहते हैं, ऐसा कुछ हो गया, लेकिन इमोशनल नहीं बना। इमोशनली वो अपने परिवार से ही कनेक्टेड है। और उसमें यह भी नहीं था कि हो सकता है अपनी पत्नी से पूछ के ही उसने ऐसा किया हो, या पत्नी ने उसको ऐसा कहा हो, कि क्योंकि उसमें यह नहीं था कि अगर वो व्यक्ति ठीक स्थिति में रहेगा तो वो परिवार के लिए अच्छा ही रहेगा। और दूसरी संभावना यह थी कि उस पुरुष का किसी और स्त्री से दैहिक संबंध ना बने, किंतु भावनात्मक संबंध बन जाए बहुत गहरा, जिसमें रोज सुबह गुड मॉर्निंग से बात शुरू होती है, गुड नाइट तक मैसेज चलता रहता है, वो वाला संबंध। बीच में स्टिकर आते हैं, बीच में फिर ये आता है, फिर दो शायरी यहाँ से आती है, दो शायरी वहां से आती है, एक गाना यहाँ से, ये गाना सुनो, ये गाना वहां से जाता है, ऐसे वाला वो वाला संबंध है। तो पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने पूछा कि इनमें से कौन सा संबंध उचित है, अगर इनमें से एक ऑप्शन लेना ही हो तो इनमें से कौन सा उचित है। तो उसने कहा कि डीओंटोलॉजी यानी कि बाइबल की नैतिकता को मानने वाले, उसको हिब्रू नैतिकता उसने कहा, हिब्रू मोरालिटी, उसको मानने वाले कहेंगे कि पुस्तक में लिखा है एडल्ट्री अपराध है, तो भाई देखो दैहिक संबंध तो नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भावनात्मक संबंध के लिए पुस्तक में मना नहीं किया गया साफ साफ। इसका मतलब इस पुरुष का दूसरी स्त्री से भावनात्मक संबंध अगर है, कितना भी गहरा संबंध हो, तो वो ठीक है। दैहिक संबंध बेशक एक दिन का हो, वो ठीक नहीं है। और फिर उसने कहा कि हम तो उपयोगितावादी हैं, हम तो उपयोगिता की तुला पर, उस तराजू पर तौल के देखते हैं, और हमें लगता है कि सिस्टम यह है कि परिवार बना रहे, पति पत्नी का संबंध बना रहे, अगर बच्चे हैं, परिवार बड़ा है तो बाकी सबका संबंध बना रहे, सबका जीवन खतरे में ना फंसे। और यदि ऐसा है तो यदि उस पुरुष का, इसको आप स्त्री भी कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोनों में से, यदि उन दोनों में से किसी एक का एक बार का दैहिक संबंध किसी और से हो जाए और कंटिन्यूड ना हो, उसका असर परिवार पर ना आए,
तो परिवार की व्यवस्था के हिसाब से, परिवार के सब मेंबर्स की सिक्योरिटी के हिसाब से वो बेहतर है। जबकि इमोशनल रिलेशन होने का मतलब है कि इस व्यक्ति की पूरी चेतना वहां लग जाएगी और अपने परिवार पर ध्यान दे भी नहीं पाएगा, परिवार से नाराज रहेगा, नफरत करने लगेगा और हो सकता है आगे चल के हिंसा भी करने लगे। तो नैतिक अनैतिक प्रश्नों का फैसला हिब्रू नैतिकता या बाइबल से नहीं होना चाहिए, बल्कि उपयोगिता की तुला पर तौल के होना चाहिए। ये कहानी सुनी लग रही है आप लोगों को, है ना? सुनाई भी होगी आपने 3-4 दोस्तों को जरूर जाके घर में, है ना? वही कहानी है। ये कहानी सुनाने वाला व्यक्ति कौन था? पैट्रिक नॉवल स्मिथ था। 19वीं सेंचुरी में 3 लोग हुए, जिनमें से एक का नाम है JB, बताओ कौन होगा? जेरेमी बेंथम। JB वीटो मत लिख देना। दूसरा है JSM, क्या बात है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तीसरा देखते हैं HS, हर्बर्ट स्पेंसर। सही बात है, हर्बर्ट स्पेंसर। हरी सिंह भी हो सकता है, क्योंकि HS से जो ही बनेगा बना देंगे इस समय। और हर्बर्ट स्पेंसर उपयोगितावाद में था ही नहीं, लेकिन वो भी आपने बना दिया यहाँ पर, कमाल ही कर दिया। क्योंकि HS से हर्बर्ट स्पेंसर बन रहा है तो वही बनेगा, चाहे उपयोगितावादी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? वो उपयोगितावादी नहीं है जो बना दिया आपने। फिर सोचो, इस व्यक्ति का नाम है, हाँ से बात ठीक, कौन बोला था? ठीक बोला था आपने, क्या बोला था? सिजविक, हेनरी सिजविक। दूसरी बार साबित हुआ कि महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। तुक्का भी ऐसे नहीं लगता भाई, तुक्का जो होता है बहुत गहरा मनोविज्ञान है उसके पीछे। तुक्का तुक्का नहीं होता है, तुक्के का पूरा विज्ञान काम करता है तुक्के के पीछे। अगर आप में से किसी के तुक्के ज्यादा ठीक लगते हैं, इसका मतलब है कि आपने पहले बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ा, देखा, सुना, समझा है, और वो चीजें आपके अवचेतन मन में हैं, आपको पता नहीं है कि हैं। और जैसे प्रश्न देखते हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं, वो अवचेतन की स्मृति अचानक बोलती है कि ये ठीक है, और आपको पता नहीं है कि आपको पता है, पर आपको पता है। और फिर आप कहते हैं यार पता तो नहीं था, ठीक हो गया। दूसरा कहता पता तो मुझे नहीं था, मेरा गलत हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, और इसको पता था पर ये नहीं पता था कि पता है। तुक्का ऐसे ठीक नहीं होता, तुक्का ठीक होने के पीछे स्मृति का विज्ञान काम करता है। चलिए, 18वीं सेंचुरी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेफ्ट्सबरी। शेफ्ट्सबरी, इसको कहते हैं कि ये बहुत शुरुआती व्यक्तियों में है। एक और व्यक्ति का नाम लेते हैं बटलर, क्योंकि जब अंतःप्रज्ञावाद पढ़ेंगे तब इसका नाम फिर से आएगा, बटलर का। इसने अंतःप्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन के सिद्धांत पर खूब काम किया है बटलर ने। तो मोटे तौर पर उपयोगितावाद का मतलब होता है शेफ्ट्सबरी, बटलर, बेंथम, मिल, सिजविक, पैट्रिक नॉवल स्मिथ। इनमें से 2 चिंतक आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से, जिनमें बेंथम और मिल शामिल है। चलिए, अब है उपयोगितावाद का वर्गीकरण। अब यहाँ एक पेज है छोटा सा, उस पेज को अगर आपने समझ लिया तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, उपयोगितावाद क्यों शुरू हुआ, मैंने आपको बताया। इसकी वजह यह थी कि उससे पहले का जो सुखवाद था, वो सुखवाद स्वार्थ केंद्रित था या स्वार्थ मूलक था, जिसमें सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा था। इसका मतलब ही है कि उपयोगितावाद अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थ मूलक विचारधारा नहीं है। इसका मतलब ही है कि उपयोगितावाद मूल प्रकृति में ही सार्वभौमिक विचारधारा है, परार्थवादी विचारधारा है। यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को? इस हिसाब से जरा सोच के देखिए कि उपयोगितावाद का वर्गीकरण कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, 2-3 तरीके से इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला तरीका यह हो सकता है कि हम कहें कि उपयोगितावाद के पहले वर्गीकरण के 2 हिस्सों में एक होगा सुखवादी उपयोगितावाद, हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। सुखवादी उपयोगितावाद। अगर आपको कल की बातें याद हो, कल मैंने आपसे कहा था कि लगभग हर उपयोगितावादी सुखवादी होता है। एक आध रेयर व्यक्ति छोड़ देंगे तो हर उपयोगितावादी सुखवादी होगा। हर सुखवादी उपयोगितावादी नहीं होगा। आप सोचोगे बाप रे बाप, कैसे जलेबी बन गई एकदम। अभी ठीक करते हैं, इसको भी सरल करते हैं, अभी समझा के सरल करते हैं, ठीक है? और दूसरा कर लीजिए आदर्शवादी उपयोगितावाद, आइडियलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है? अब मैं इसको छोड़ के ना एक चीज आपको याद दिलाता हूं, फिर वहां लौट के जाएंगे, ठीक है? आप ये बताएंगे जो हेडोनिज्म था उसके जो 4 प्रकार हमने बनाए थे, अभी जिन पे खेल हुआ था वही वाले। एक था ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म, याद है? दूसरा था ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म, तीसरा था रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म, और चौथा था रिफाइंड यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म। मैं जो कहना चाह रहा हूं, गणित की तरह से खेलिए। अगर गणित में लिखा हो 2 4 + 3 ऐसे लिखा हो, तो ब्रैकेट को अलग से निपटा लेंगे आप, यही करेंगे ना? तो आप ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ के कर देंगे 7 कर देंगे, और फिर आप इसका आंसर बना देंगे 14। यही तरीका होता है, ठीक? अगर कोई ऑपरेशन या संक्रिया करते समय आपको पता लग जाए कि बीच में 2 चीजों को मिला के एक बनाया जा सकता है, तो पहले उसको एक बना लेंगे और बाकी सब वैसे वैसे अप्लाई कर देंगे। यही तरीका है। मैंने भी आपसे कहा कि लगभग सारे उपयोगितावादी सुखवादी ही होते हैं। अभी के लिए आप मान लीजिए उपयोगितावादी सुखवादी होते हैं, ठीक है? बाद में एक अपवाद की बात करेंगे। तो उपयोगितावाद क्या हो गया? सुखवाद हो गया। पर उपयोगितावाद पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि सुखवाद में सब लोग स्वार्थमूलक सुखवादी थे। वो केवल अपने सुख की बात कर रहे थे, और ये अपने सुख की बात करना पसंद नहीं करते हैं, ये चाहते हैं कि सबका सुख लेके चले। इसका मतलब ये हुआ, जहां जहां ईगोइस्टिक हेडोनिज्म है वो तो उपयोगितावाद नहीं हो सकता। मैं रिवीजन कर रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं? सर समझ रहे हैं? ग्रॉस को छोड़ दो, रिफाइंड को छोड़ दो, अभी के लिए इन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, ठीक है? इनको छोड़ दो।
अभी केवल ध्यान देंगे EH पर और UH पर। EH है इगोइस्टिक हिडोनिज्म, स्वार्थमूलक सुखवाद यानी सिर्फ मेरा सुख, और UH का मतलब है यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म यानी सभी का सुख। मैंने आपसे कहा फार्मूला नंबर 1, तो झूठ बोल रहा हूं लेकिन लगभग सच है, हर उपयोगितावादी सुखवादी होता है, मान के चलिए। तो उपयोगितावाद हो गया सुखवाद, बात खत्म हुई। और फिर मैंने कहा कि उपयोगितावाद के लोग अनिवार्यतः सभी का सुख लेके चलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कह सकता हूं कि जहां जहां UH लिखा है उसे मैं U कर दूं तो काम चल जाएगा। ये वाला U जो है ये क्या है? इस U और इस U में अंतर बताओ। ये वाला U क्या है? यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म, और ये U क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म का ही नया नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। और इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस सिद्धांत को कह सकता हूं रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म, इसको कह सकता हूं ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक, और ध्यान कीजिए, ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म में आएगा बेंथम और रिफाइंड में आएगा मिल, और इसलिए पहले RUH में मिला रहा था और GUH में बेंथम आ रहा था। ये लिंक समझ में आ गया? तो यूटिलिटेरियनिज्म 99% कंडीशंस में यूनिवर्सलिस्टिक या अल्ट्रुइस्टिक हिडोनिज्म यानी कि सार्वभौमिक या पदार्थवादी सुखवाद ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बत्ती जली या जल गई? जल गई। पहले बोली जल गई, बोली नहीं जली जली जली, अभी जल रही है, रुकी हुई है। चलो ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उपयोगितावाद के लगभग सारे समर्थक सुखवाद को मानते हैं, समझ में आ रहा है? और उपयोगितावाद का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म होता है। और ये मानने वालों में कौन कौन आता है? बेंथम भी आता है, मिल भी आता है, अभी तो आया बेंथम मिल, वही लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, और वो भी ये नहीं कह रहे कि सुख उपयोगी वस्तु नहीं है, वो कह रहे हैं कि उपयोगिता में केवल सुख नहीं होता, सुख के अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। सुख तो है, सुख प्लस अदर्स। हम जिस चीज की उपयोगिता मानते हैं समाज में, हम उपयोगिता का आलंबन, उपयोगिता का आश्रय केवल सुख को नहीं मानते, सुख के साथ कुछ और चीजों को भी शामिल कर सकते हैं। किन चीजों को शामिल कर सकते? तो एक आदमी ने कहा हो सकता है कि ज्ञान हो सकता है कि शांति हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। अच्छा, ये लोग घुमाएंगे, अरे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान से क्या हुआ? फिर क्या तुम कहना चाह रहे हो कि सुख हुआ? नहीं हुआ सुख, मुझे ज्ञान ही हुआ, बस मुझे ज्ञान पढ़ के ज्ञान हुआ, इतना ही हुआ, सुख नहीं हो रहा। अब बताओ, और चाहिए ज्ञान ही। मैं रोज पढ़ूंगा, मुझे पढ़ के बेचैनी होती है, पर पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बताओ अच्छा लगता है? नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी होती है। उस बेचैनी को मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर और विकसित हो। सुख नहीं होता है, तनाव बढ़ता है पढ़ने से, पर पढ़ूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य है पढ़ना। ये तनाव और झेलना, और तनाव झेल के परिपक्व हो जाना, समझदार हो जाना, ताकि मैं जब बात करूं मेरी बात पे वजन हो, मेरी बातें हल्की ना हो, और इस पूरे प्रोसेस में सुख नहीं मिलता मुझे, पर ज्ञान चाहिए मुझे। अगर कोई ऐसी बात करे तो आप क्या कहेंगे? अब बस कहने को बोल रहे तुम्हारी बेचैनी में सुख है, तुम्हें पता नहीं है, हमें पता है वो सब, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते इस बात को। जो नहीं मानते उनमें से एक व्यक्ति का नाम है हेस्टिंग्स रैशडेल। शायद आपको याद हो, पर इनका नाम आया था। हेस्टिंग्स रैशडेल ने माना कि उपयोगितावादी होने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि हम सुखवादी ही हों, हम सुख के साथ साथ अन्य काम्य वस्तुओं को भी जीवन का हिस्सा मान सकते हैं। ज्ञान को, शांति को, परोपकार को, न्याय को, हम इन चीजों को भी, अन्य सद्गुणों को भी जीवन में उतना महत्व दे सकते हैं जितना महत्व बाकी लोग सुख को दे रहे हैं। तो पहली बात, उपयोगितावाद की दो धाराएं हैं। 99% लोग हैं सुखवादी उपयोगितावादी, जैसे बेंथम एंड मिल। रेयरली कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सुख तो है पर सुख के साथ कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। उनमें केवल एक व्यक्ति का नाम याद रख लीजिए, हेस्टिंग्स रैशडेल। कुछ लोग GE मूर को भी इससे अटैच करते हैं, पर आप बिना बात कंफ्यूज होंगे, आप एक ही नाम याद रखिए, हेस्टिंग्स रैशडेल का नाम। चलिए, ये हो गया पहला वर्गीकरण, जिससे हमने उपयोगितावाद के दो भेद देख लिए। दूसरा तो इतना आसान है कि मैं लिखूंगा उससे पहले आप बोल देंगे कि ये क्या है। दूसरे का एक है ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि निकृष्ट उपयोगितावाद, और दूसरा है रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उत्कृष्ट उपयोगितावाद। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म और रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? समझ पा रहे हैं? देखो, ये बहुत सामान्य बात है, अभी आपने समझा, लेकिन अभी तक दिमाग का दही हो चुका आप लोगों का, इसलिए आपको ये भी अजीब सा लग रहा होगा, इतना मामला है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म। यहां भी ऐसा कर दीजिए, याद है फार्मूला? उपयोगितावाद का मतलब है सार्वभौमिक सुखवाद या परार्थमूलक सुखवाद। इतना ही करना है। जो ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म है उसको कर देना है ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म। और ये विचार क्या मानता है? किसका है? परिणाम बताओ सामने का। बेंथम का है। और ये विचार JS मिल का है। अब मैं दो वाक्य बोलूंगा, आप बता देना कौन सा किस पे लागू होगा, और क्रम से एकदम नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। वैसे दो ही है, उसमें कितना क्रम भंग कर सकते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो तो करेंगे ही। पहला है, हमें सभी के सुख पे ध्यान देना है, किंतु सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं होता है, सारे सुख बराबर होते हैं। बेंथम है, आप बोलेंगे ये है निकृष्ट उपयोगितावाद, बोलना ये है, नाम चेंज हो गया इसका, वही चीज है, अपने नाम के साथ आ गई। स्कूल का नाम इसका है निकृष्ट उपयोगितावाद, घर का नाम क्या था? निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। दूसरा है उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या उत्कृष्ट उपयोगितावाद, यानी
हमें सबके सुख पर ध्यान देना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है, ऊंचे सुखों का प्रयास करना है, नीचे सुखों का प्रयास नहीं करना है। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? जे.एस. मिल है। स्पष्ट एकदम। चलिए, 2 विभाजन उपयोगितावाद के हो गए। जो तीसरा विभाजन है वो अलग तरीके से है और उसमें एक पॉइंट पर एक डिबेट आएगी, टेलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी आपस में मिक्स होती हुई नजर आएंगी आपको एक पॉइंट पर। वो क्या है? तीसरे हिसाब से पहला जो भेद है उसको बोलते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। आपके नोट्स में चित्र अगर बना हुआ है तो कृत्य संबंधी उपयोगितावाद कहते हैं। नोट्स में चित्र है आपके, है ना? तो उस चित्र से आप देख लें। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके लिए हिंदी में होगा नियम संबंधी उपयोगितावाद। ठीक, इसमें भी अपने आप में घपला होने वाला आगे चलकर। कैसे घपला होता देखिए पहले। उपयोगितावाद कहता है कि वही कार्य, कृत्य या नियम उपयोगी है जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख लेकर आता हो। तराजू रखना, तराजू। मैं एग्जांपल पीछे दे रहा था, किंग जोंग उन आया तो फिर मैं भूल गया एग्जांपल, उसके बाद तो मैं आगे बढ़ गया था। अब फिर से वही लौटा के एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो कि एक नियम बनाना है हमें क्लास के लिए या समाज के लिए, एक नियम बनाना है, कानून बनाना है। एक कानून बनाया कुछ दिन पहले सरकार ने, जिसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है उसमें संशोधन कर दिए बहुत सारे। और संशोधन उसमें ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति रेड लाइट को जंप करेगा तो उसका फाइन जो पहले मान लो 100 रुपये था, बढ़ा के 10,000 रुपये ऐसा फाइन लगा दिया। यदि कोई बिना हेलमेट के जाएगा, इतना फाइन कि उतने में 100 हेलमेट आ जाए, ऐसा फाइन लगा दिया। तो फाइन बहुत बढ़ा दिया। मतलब राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार ने राज्यों से सलाह विमर्श करके फाइनली ऐसे नियम बनाए कि पूरे देश में लागू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक स्कूटर का चलान हुआ, स्कूटर 20,000 रुपये का, चलान 30,000 का हो गया उसका। तो छोड़ के आगे कि आप रख लो इसको, इसे छुड़वाने से अच्छा कि मैं नहीं खरीद लूंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा इसको, इतना भारी फाइन लग गया। फिर डिबेट होने लग गई। कई लोगों पर इतने फाइन हो गए, मतलब 40,000 का फाइन, 35,000 का फाइन। क्यों? क्योंकि उसे 2-3 गड़बड़ी कर दी थी। शराब पी के बिना हेलमेट के रेड लाइट पार कर दी। तो सारे गुना होते गए और उसके बाद प्लस होते गए और उसके बाद फाइन इतना लग गया उसका। तो अब सवाल ये है कि ये जो नियम था, ये नियम ठीक था या खराब था? है तो अब भी। अब सारी पुलिस ने अपने अपने स्टाफ को बोल दिया कि चालान काटो मत, खाली डराओ धमकाओ। एक आधे का केस दिखे उसको काट दो, लेकिन आमतौर पर चालान को रोको। वरना ट्रैफिक पुलिस को निर्देश होता है कि अपना खर्चा खुद निकालना है तुम्हें। तो महीने के 5 दिन में आप देखेंगे, शुरुआती 5 दिन में ज़्यादा चालान करते हैं ताकि अपना इस महीने की सैलरी पूरी जमा हो जाए अकाउंट में, वो सैलरी अकाउंट में वापस आया थी उसके बाद। तो निर्देश होता है भाई ट्रैफिक पुलिस पे इतना खर्चा हो रहा है 1 से 5 तारीख तक। उसको बोलते हैं सतर्कता सप्ताह, ट्रैफिक विजिलेंस वीक, ताकि लोगों में ट्रैफिक सेंस पैदा हो। मूल भाव है कि हमारी सैलरी पैदा हो और हम अपना वेतन अपने हाथों कमा सकें और हक से मांग सकें सरकार से हमारा वेतन दो, जो हमने आपको इकट्ठा करके दिया है वो वाला वेतन दो। इसे ट्रैफिक पुलिस क्या चाहती है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें या ना करें? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पैराडॉक्स है। अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो होने लग गए तो ट्रैफिक पुलिस का वेतन कहां से आएगा? इसलिए ट्रैफिक पुलिस चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि ट्रैफिक के नियम न चल पाए। जिंदगी में ऐसी पैराडॉक्स होते हैं बड़ी मजेदार बात है। लाइफ बहुत सीधी थोड़ा होती है, लाइफ तो पैराडॉक्स से बनती है। बहुत सारे पैराडॉक्स है, एक पैराडॉक्स ये भी है। बहरहाल, कानून अच्छा है कि बुरा है? एक सिंपल कसौटी इनके पास के तराजू लेते हैं। एक तरफ रखा इस कानून से होने वाला दुख, दूसरी तरफ रखा इस कानून से होने वाला सुख, सबको, दुख भी सबको। फिर ऐसे तोलते हैं। अगर सुख का पड़ला भारी है तो कहेंगे उचित है, अगर दुख का पड़ला भारी है तो कहेंगे अनुचित है। जिस कानून से, जिस नियम से, जिस कृत्य से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की मात्रा में वृद्धि होती है वो नैतिक है, और जिस कृत्य, नियम या कानून से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की मात्रा में कमी आती है वो अनैतिक है। ये कसौटी है उपयोगितावाद में नैतिक या अनैतिक होने की। स्पष्ट हुआ? डिबेट ये है कि उपयोगितावाद में नैतिकता और अनैतिकता का फैसला किस चीज से होगा? कृत्य से होगा, एक्ट से होगा या रूल से होगा? और इसमें समस्या वही आने वाली है भोंदू और समझदार व्यक्ति वाली। अगर आपने कहा एक्ट से होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक्ट करने से पहले आपको तराजू लेकर निकलना है। जब भी घर से निकलो तराजू हाथ में लेकर निकलो। कि एक स्थान पर ऐसा हो गया कि एक आदमी नीचे सड़क पर गिर गया है, उसको बचाने के लिए रेड लाइट जंप करनी पड़ेगी। रेड लाइट का नियम माना तो मर जाएगा, खट से तराजू निकालो, इस आदमी का बचना, रेड लाइट का तोड़ना। देखा आदमी का बचना भारी है, निकल जाओ। उसको उठाया, ले गया हॉस्पिटल, बचा लिया उसको, क्योंकि तराजू आपके पास था। लेकिन दिक्कत है कि जब सब तराजू लेकर निकलेंगे और सबके तराजू एकदम न्यूट्रल नहीं होते हैं। कुछ लोग तराजू में अपना अंगूठे से कार्यक्रम कर देते हैं, अंगूठा सेट कर दिया, हल्का सा तराजू इधर उठ जाता है, उधर बैठ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि यदि आपने हर व्यक्ति को यह छूट दी कि वो हर स्थिति में किसी भी एक्ट को करने से पहले तय करे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सुनिश्चित होगा या नहीं होगा, इसमें क्या समस्या आएगी? बहुत बड़ी सब्जेक्टिविटी की। शाहरुख खान समझ रहे हो क्या समस्या आएगी? सब्जेक्ट की। आपको पता ही नहीं, क्योंकि ध्यान यहां पर था ही नहीं, ध्यान कहीं और था। इसी पर एक गीत है, जहां तेरी ये नजर है। भाई क्लास में आ ही गए हो तो पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो। सब्जेक्टिविटी। अगर एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म पर जाएंगे और यदि हर व्यक्ति से कहा कि हर कृत्य से पहले सोचो, तौलो, फैसला करो, तो बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाएगी और उसके बाद अराजकता की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से उन तर्कों को लगाएगा। और यदि अराजकता की स्थिति आ गई तो फिर सवाल है कि उपयोगितावाद का फायदा ही क्या हुआ? इसलिए ये घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं
रूल यूटिलिटेरियनिज्म ज्यादा ठीक है, और इसका मतलब है कि हर कृत्य के समय नहीं, हम कुछ नियम बनाएंगे और नियम बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि नियम ऐसा बनाओ जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाता हो, और कुछ को नुकसान होता है तो होता है। जैसे नियम बनाया कि यदि कोई सड़क पर रेड लाइट जंप करेगा, क्योंकि भाई रेड लाइट जंप करने में नहीं तो किसी की मौत हो सकती है, तो इस व्यक्ति को 30,000, 20,000, 10,000 का फाइन लगेगा, क्योंकि तुझे 10,000 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, दिक्कत आएगी 1 महीना, लेकिन किसी की जान चली जाए वो ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, इसलिए फाइन देना पड़ेगा। नियम बन गया तो बन गया, और यदि नियम बन गया तो हर स्थिति पर लागू भी होगा। और उसमें हुआ ये कि एक कार मैकेनिक, उसके पास एक कार ठीक होने आई थी, वो कार मैकेनिक महीने में कमाते 5,000 रुपए। वो उस कार को ठीक करके ट्राई करने के लिए सड़क पर लाया, और उसकी नजर पड़ी नहीं रेड लाइट पे, क्रॉस कर गया, रोका पुलिस ने, 30,000 का फाइन ठोक दिया। उसने कहा देखिए बाबूजी, मैं महीने के 5,000 कमाता हूँ और ये कार किसी और की है, मैं तो चेक कर रहा था, और यदि मैंने उसको कहा कि 30,000 लग गए हैं तो वो मेरा जो हाल करेगा वो आप भी नहीं कर रहे मेरा हाल वैसा। तो और अगर मुझे 30,000 देने पड़े तो मेरे अगले 6 महीने का पूरा वेतन और मेरा परिवार भी जिंदा रहता है उसी वेतन पे, तो 1.5 से 2 साल का मामला हो जाएगा। जैसे किसान आत्महत्या करते हैं, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, इसके बाद कोई चारा बीच में है नहीं मेरे पास। पर वो कहेगा भाई नियम तो नियम है, तराजू मेरे पास नहीं है, तराजू संसद के पास है, पहले सबके पास था तराजू, अगर मेरे पास होता ना मैं तोल लेता, अभी ये मरेगा फाइन मिलेगा, मरेगा ज्यादा गहरा है छोड़ दूंगा भाई, पर तराजू है ही नहीं मेरे पास, तराजू संसद के पास है, और संसद के तराजू ने कह दिया है कि नियम ये है, ये नियम बेरोक टोक अप्लाई होगा हर सिचुएशन में, तो तू मरेगा, तेरे घर वाले मरेंगे, भाड़ में जाए, 30,000 रुपए का फाइन दे और आगे निकल। इसमें खतरा क्या है? इसमें खतरा है असंवेदनशीलता का। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो जरा गौर कीजिए, रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या ऐसा मामला नहीं है जहां टीलियोलॉजी से फिसल के मामला डिओन्टोलॉजी का हो जाता है? डिओन्टोलॉजी क्या होती है? नियम पे ध्यान देना है, परिणाम पे नहीं। आपने एक नियम ऐसा बनाया जो परिणाम पे ध्यान देगा, यहां तक ठीक है, लेकिन जब वो नियम लागू हुआ तो नियम के लागू होने के समय परिणाम केंद्र में नहीं है, उस समय केवल नियम केंद्र में है। और इसलिए नियम संबंधी उपयोगितावाद में नियम बनाने के स्तर पर तो टीलियोलॉजी है, लेकिन नियम के लागू होने के स्तर पर टीलियोलॉजी खत्म हो जाती है और नियमवाद या डिओन्टोलॉजी हावी हो जाती है। कुछ लोग तारीफ करते हैं कि ये जो बिंदु है, यहाँ टीलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी मर्ज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि टीलियोलॉजी छूट जाती है, डिओन्टोलॉजी हावी हो जाती है। क्या सारे प्रकार समझ में आ गए? आप लोग सन्न भाव से क्यों बैठे हैं ऐसे? थक गए? मैं तो फिर बेंथम, मिल, फिर विकासवाद, फिर हर्बर्ट स्पेंसर क्या क्या सोच के आया था। कोई बात नहीं, हम कम से कम बेंथम मिल तो निपटाई लेंगे भी, कोशिश करेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो। नहीं देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम एक दिन और पढ़ेंगे, इतना ही मामला है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये कि एक दिन और पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि हमारी क्लास में पढ़ाई और मनोरंजन का अनुपात क्या रहता होगा परसेंटेज में? बताइए, ये आप बताइए। पढ़ाई होती है? नहीं, अनुपात ही तो पूछ रहा हूँ, 90-10 है कि 80-20 है कि क्या अनुपात है? 70-30 है? अच्छा आप बताएं। 80-20? 80-20 ठीक है। 50-50 तो नहीं है ना भाई, 80-20 तक ठीक लगता है, 75-25 के आगे अनुपात बढ़े तो फिर वो थोड़ा क्लास के लिए ठीक नहीं होता है। आज तो 80-20 भी नहीं होगा, कोई बात ना, क्यों हो गया तो क्या हो गया, नूबे होया करे। उपयोगिता में थोड़ा सा टेक्निकल होता है शुरुआत में, तो उस दिन थोड़ी सी अरुचि पैदा होती है क्लास को लेकर, कोई बात नहीं। आप क्लास में ही हैं, यहाँ बोर्ड सामने छोड़ के बाहर, आपको कल से खौफ हो गया मुझसे कि ये फिर डांट देगा किसी बात पे, डरो मत, मस्त रहो एकदम खुश रहो। मनोरंजन कैसे, कुछ और तरीके मनोरंजन का, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, कभी किसी को चढ़ा दिया, कभी किसी को चढ़ा दिया, ऐसे हो जाता मनोरंजन, कैसे करें? ये दोनों समझा दूं? ये दोनों अच्छा ठीक है, चलो। तो इनका जो सवाल है वहां से देखिए, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब हुआ कि उपयोगिता, मतलब कोई कृत्य सही है या नहीं, नैतिक रूप से उचित है या नहीं, इसका फैसला हमें हर कृत्य से पहले करना है। उपयोगिता का फैसला हर कृत्य पे करना है। इसका मतलब हुआ कि हर व्यक्ति कोई भी नैतिक कार्य करते हुए तौलेगा कि इससे समाज को फायदा होगा या नुकसान होगा। होता फायदा भी नुकसान भी है, ज्यादा क्या होगा, फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा? फायदा ज्यादा है तो करेगा, नुकसान ज्यादा तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप समाज के हर व्यक्ति को ये कहेंगे कि हर कृत्य से पहले तौलते रहो, तो इससे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सब्जेक्टिविटी समझ नहीं है इसका मतलब बिखरा हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें हर कृत्य से पहले ऐसा नहीं देखना है, हम तो सिर्फ ये करेंगे कुछ नियम ऐसे बनाएंगे जो नियम अपने आप में सबके हित को साधने वाले नियम हो, और जब वो नियम बना देंगे उन नियमों का पालन हर स्थिति में किया जाएगा, तो कुल मिला के समाज में अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख सध जाएगा। इसमें एक तो दिक्कत यह है कि कई ऐसे इंडिविजुअल केसेस आएंगे, कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जहां वो नियम उस स्थिति विशेष में भारी नुकसान पहुंचा देगा, और वहां हमें संवेदनहीन होकर फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरी समस्या यह कि जैसे ही आपने ऐसा कह दिया, वैसे ही आप टीलियोलॉजी या प्रयोजनवाद से फिसल कर नियमवाद या डिओन्टोलॉजी पे आ गए, क्योंकि ये तो डिओन्टोलॉजी का तरीका है ना कि नियम बनाओ और उससे टस से मस नहीं होना है, उसको हमेशा फॉलो करना है। जैसे नियमवाद मान लिया, आपने मनुष्य मात्र के विवेकशील होने पर डाउट कर दिया, आपने उसके विवेक पर विश्वास ही नहीं किया, और फिर आपने कहा नियम का ही पालन करेंगे, तो उसमें वो समस्या आती है। इन दोनों में एक समस्या और है, जैसे रूल बनाना है, रूल बनाते हुए ध्यान में किसे रखेंगे? जब आप कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, किन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं?
एक हो सकता है सीमित, एक हो सकता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब है कि कोई भी नियम बनाते हुए आप इस पूरे संसार का ध्यान रखेंगे, पूरा संसार। और सीमित का मतलब है कि हो सकता है कि आप परिवार का ध्यान रखें, हो सकता है कि अपने देश का ध्यान रखें, हो सकता है कि महाद्वीप का ध्यान रखें, या हो सकता है कि शहर का ध्यान रखें। अधिकतम व्यक्ति या सभी व्यक्ति की परिधि क्या है? और इतना मामला फंसेगा, जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर आपसे कोई सवाल पूछ ले, सही नीति बनाओ, और यदि आपने अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख में व्यक्तियों के रूप में संसार को ले लिया, तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाने को बाध्य हो जाएंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो हमारे देश का, जिससे हमारे देश की डेवलपमेंट को नुकसान हो जाएगा। और यदि आपने अधिकतम व्यक्तियों के रूप में केवल अपने देश की परिधि को लिया, तो फैसला अलग हो जाएगा। इसका मतलब, और ये बात यहां भी लागू होती है, कृत्य में भी, नियम में भी। तो कृत्य संबंधी हो या नियम संबंधी उपयोगितावाद हो, दोनों उपयोगितावादों में एक संकट यह भी है कि हम समाज के रूप में, सभी व्यक्तियों के रूप में किस परिधि को लेंगे, पूरे संसार को लेंगे या किसी सीमित को लेंगे। जो भी लेंगे समस्या आएगी। संसार को लेंगे तो आपको कई फैसले देश के विरोध में करने पड़ेंगे, यदि देश को लिया तो संसार के विरोध में करने पड़ेंगे। और इसका मतलब कोई भी उपयोगितावाद किसी न किसी रूप में अपने सिद्धांतों से विचलित होगा और उसका विरोध हो ही जाएगा। स्पष्ट हुआ? यहां तक ये था उपयोगितावाद का सिद्धांत। हमने जो पढ़ा उपयोगितावाद क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, और तीसरी छोटी सी बात थी उसकी क्रिटिसिज्म क्या है। इसकी क्रिटिसिज्म में एक बात बस हमेशा ध्यान रखिएगा, उपयोगितावाद माइनॉरिटीज के लिए आमतौर पर घातक सिद्धांत माना जाता है। माइनॉरिटीज, देखिए, लोकतंत्र हमारी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है। इस समय दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक शासन पे चलते हैं, और लोकतंत्र किसी भी देश में सबसे ज्यादा घातक है माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज वो हैं जो लोकतंत्र के खेल में कभी भी सत्ता में नहीं पहुंच सकती। हाँ, लोकतंत्र बहुत नैतिक किस्म का तो अलग बात है। जैसे भारत में जुडिशरी में माइनॉरिटी के जज पहुंच जाएंगे, पारसी जज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाएगा, ये हो सकता है। राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसलिए भारत के 3 राष्ट्रपति मुसलमान हो चुके हैं, पर भारत का एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, और प्रधानमंत्री होना लगभग असंभव है। ताकत जिसके पास है वहां माइनॉरिटी पहुंचे तब देखने की बात है। एक सिख पहुंचा है, पर वो अपनी वजह से नहीं पहुंचा है। अगर वो अपने बलबूते पहुंचता कि पूरे समाज ने उसको सपोर्ट किया, तो हम मानते उस बात को। वो सिर्फ इसलिए पहुंचा कि अकबर छोटा था और बैरम खां की जरूरत थी, इसलिए पहुंचा। और इसका मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटीज को, एक सिंपल सी बात है, मतलब हम किस पक्ष में हैं वो सब बातें अलग हैं। भारत में इस समय जो मुसलमान हैं उनकी संख्या मरी हालत में 15% तो है ही, और 15% का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के 545 में उनके मेंबर्स कम से कम 75 प्लस 7 6 मान लीजिए 81 होने चाहिए। भारत की किसी भी लोकसभा में 81 मुस्लिम सांसद नहीं हुए हैं। माइनॉरिटीज अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र में कभी हासिल कर ही नहीं पाएंगे जब तक लिस्ट सिस्टम वहां पर ना हो, जो कुछ देशों में है, हमारे देश में नहीं है, अधिकांश में नहीं है, क्योंकि उसको लाने में कई और नुकसान है, बड़े नुकसान है। वो भी समस्या अपनी जगह है, लेकिन नुकसान तो हो गई। महिलाएं भारत में 47% के आसपास हैं। किसी भी लोकसभा में आज तक, किसी भी विधानसभा में उनकी संख्या 12-15% से ऊपर रहने की है, और 10 के आसपास आमतौर पर रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि उपयोगितावाद अंततः बहुसंख्यकवाद है, और बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यकों को कितना भी अच्छा लगे, किंतु वो कुल मिला के अच्छा सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अभी भारत में बहुसंख्यकवाद का तूफान दिख रहा है हमें। इस समय बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुस्तैद हो गए हैं। हम में से अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए सुरक्षित है कि संयोग से बहुसंख्यक हैं, पर यह हमारे राज्य के बारे में, हमारे समाज के बारे में दुनिया की निगाह में अच्छा नहीं है। अगर समाज में किसी व्यक्ति को इस बात से खौफ में रहना पड़े कि वो संयोग से माइनॉरिटी का है, तो ये उस राज्य की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, समाज की सेहत के लिए बुरी बात है। हम तुक्के से अगर बचे हुए हैं तो चिंता की बात है। और कहा जाता है कि उपयोगितावाद सिद्धांततः बहुसंख्यकवाद का समर्थन करता है। और इसी पॉइंट पर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें अधिकतम व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें सभी चाहिए, सर्वोदय चाहिए। उनका सर्वोदय और अंत्योदय का विचार इसी विचार के खिलाफ है जिसको बोलते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। चलिए, उपयोगितावाद की सेंस पूरी आपने समझ ली। उपयोगितावाद के 2 महान चिंतक जिनको हमें पढ़ना है, उनमें से पहले चिंतक का नाम है जेरेमी बेंथम। बेंथम को समझना बहुत ही आसान है, उसमें कुछ तनाव की बातें नहीं है, कुछ मोटी मोटी बातें समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी, इतना ही मसला है। तो बेंथम कैसा विचारक है, सबसे पहले से थोड़ा सा परिचय हासिल कर लेते हैं। इंग्लैंड का व्यक्ति था, और ये दोनों व्यक्ति 19वीं सेंचुरी में हुए। बेंथम थोड़ा सा पहले हुआ, यानी 18th-19th सेंचुरी का है, लेकिन इसका चिंतन कार्य जो है वो 19वीं सेंचुरी का है। एक बहुत बड़ा वहां का समाज सुधारक था, सोशल रिफॉर्मर था। इनमें से कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लोग भी, जैसे फ्रांसिस बेकन का नाम आया था। फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर था। लॉर्ड चांसलर का मतलब होता है वहां की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका अध्यक्ष था, तो उसको लॉर्ड चांसलर कहते हैं। तो फ्रांसिस बेकन उस पर गया हुआ था। ये खैर एक बड़ा भारी समाज सुधारक था, इसका काफी नाम था। और यदि आप इसकी विचारधारा देखें तो एक विचार था उदारवाद, और दूसरा विचार है उपयोगितावाद। इन 2 विचारों से इसका कनेक्शन है। उदारवाद का जिक्र मैंने आपके सामने किया हुआ है। जो लिबर्टी पे टिके हुए लोग हैं, लिबरल्स हैं वो लोग। आपको ध्यान है, शुरुआती नकारात्मक उदारवाद में 4 लोग थे, जिसमें एक बेंथम था, एक एडम स्मिथ था, एक जॉन लॉक था और एक हर्बर्ट स्पेंसर था।
तो स्पेंसर इन दोनों के बाद आने वाला है। एडम्स मतलब पहले आएगा बेंथम, फिर मिल, फिर हम विकासवाद पढ़ेंगे, उसके साथ में लाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर को। ये तीनों लोग साथ साथ यहाँ पर आएंगे। तो बेंथम ने क्या क्या किया, बेंथम का जो नैतिक पक्ष है या नैतिक विचार है वो क्या क्या विचार हैं, सीधे इस पे आते हैं और इसी में 3-4 विचारों पर हम बात करेंगे। अब क्योंकि इतना बैकग्राउंड वर्क हमने कर लिया है कि अब आपको समझने में दिक्कत आएगी नहीं। अगर मैं आपको ये कहूं नैतिक विचारों में सबसे पहली बात है कि बेंथम सुखवाद का समर्थक है। अगर आप अभी तक की बातें ध्यान से समझ रहे थे, अभी भी चॉकलेट का रैपर खुलने की आवाज आ रही है। कुछ दोस्तों ने उस समय नहीं खाया, दिखा दिखाई खा रहे हैं दोस्तों को कि देखा देख तू, है ना, उसी समय खा लेना चाहिए था। अच्छा 2 वाले हैं, ठीक 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 ठीक, चलिए। हाँ तो दूसरा बाद में खा लेना, चढ़ाओ मत किसी को। यहाँ से भी आवाज आ रही है, आसपास के लोग बेचारे ललचाई आंखों से देखेंगे आपको, यहाँ देखेंगे नहीं फिर, है ना। तो ऐसा जुल्म मत कीजिए किसी के ऊपर, ये तो जुल्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आमतौर पर हर उपयोगितावादी सुखवादी होता ही होता है, हर सुखवादी उपयोगितावादी नहीं होता है। तो मैं और स्पष्ट करता हूँ, जो भी सुखवादी स्वार्थवादी है, जैसे अरिस्टिपस, जैसे एपिक्यूरस, जैसे थॉमस हॉब्स, ये उपयोगितावादी नहीं है। लेकिन जो भी उपयोगितावादी होगा, एक आध को छोड़ के, हेस्टिंग्स, रैशडेल को छोड़ दीजिए, आमतौर पर हर उपयोगितावादी सुखवादी होता ही है, क्योंकि ये सब मानते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख हासिल करना है। सिंपल सी बात है। जैसे हर उपयोगितावादी आमतौर पर सुखवादी होता है, वैसे बेंथम भी सुखवादी है। और जब सुखवादी है तो सुखवाद के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और एक होता है नैतिक सुखवाद। तो बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवादी भी है, नैतिक सुखवादी भी है। वो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति है सुख हासिल करने की, और वो ये भी मानता है कि सुख हासिल करना नैतिक है। नैतिक सुखवाद का मोटा मोटा मतलब हुआ कि बेंथम मानता है कि एकमात्र शुभ जो है, शुभ का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य, सुख ही एकमात्र शुभ है, उसके अलावा कुछ शुभ नहीं है जीवन में। जीवन में हर वो चीज अच्छी है जो सुख देने वाली चीज है, किंतु केवल मेरा सुख नहीं, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। जो चीज पूरे समाज को सुखी करती है वो नैतिक है, वो शुभ है। उसके अलावा शुभत्व की पहचान करने का कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। साथ में ये भी कहते हैं कि जो वस्तु जितना अनुपात में सुख देती है, अनुपात का सिद्धांत बोलते हैं, जिस अनुपात में कोई वस्तु समाज को सुख देगी उसी अनुपात में वो वस्तु शुभ होगी। किसी वस्तु के सुखत्व और शुभत्व में समानुपात का संबंध है। जितनी मात्रा में वो समाज के सुखों की वृद्धि करती है, उतनी ही मात्रा में वह वस्तु या वह नियम या कुछ भी वो शुभ होता है। और इन दोनों बातों का इतना ही मतलब है कि वो नैतिक सुखवाद का पूरी तरह से समर्थक है। स्पष्ट हुआ यहाँ पे। सुखवाद का एक बिंदु मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, वो हम बाद में लेके आएंगे, फिर दूसरे विचार पर आएंगे। अब मैं एक बात लिख रहा हूं कि स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन। और मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा स्वार्थवाद का समर्थन या स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कहेंगे कि सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं। मैं ये उम्मीद क्यों कर रहा हूं आपसे। अगर जेरेमी बेंथम के साथ में हम लिख रहे हैं स्वार्थवाद, इसमें ऐसी क्या समस्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। नहीं, आप तो कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है। आप तो मेरी भूमिका निभा रहे हैं और मैं आपकी निभा रहा हूं, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है। अगर मैं कह रहा हूं कि जेरेमी बेंथम स्वार्थवाद का समर्थक है, इसमें क्या समस्या है तो है, क्या कर सकते हैं, सानू की है तो है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, या इसमें कुछ गड़बड़ है। कितने लोग समझ रहे हैं कि इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है या लोचा है। जैसे शब्द है लोचा तो है, बताएं क्या दिक्कत है। कितना सिंपल है। अभी आधे घंटे पहले चॉकलेट पूर्व युग में हमने पढ़ा कि जो उपयोगितावादी है वो स्वार्थवादी हो ही नहीं सकता, जो स्वार्थवादी है उपयोगितावादी हो ही नहीं सकता। यहां तक पढ़ा कि सुखवादी सारे के सारे स्वार्थवादी थे, उनके विरोध में ही उपयोगितावाद पैदा हुआ। यदि उपयोगितावाद स्वार्थवाद के विरोध में ही पैदा हुआ था, तो उपयोगितावादी व्यक्ति स्वार्थवाद का समर्थक कैसे हो सकता है। आपने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ में आया आपको, या अभी वही नील बटे सन्नाटा। इतना मुश्किल तो नहीं है जितना आप जैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं आज। अब ये बात समझ में आई आपको जो मैंने अंतिम बात कही, ऐसा आपको समझ में आई नहीं आई। अच्छा चलो फिर से वंस मोर, आप समझ गए, समझा दो फिर मुझे। मतलब कोई उपयोगितावादी स्वार्थवादी नहीं हो सकता। ये बात तुमने पहले की थी ना, जब हमने ब्रैकेट करके बताया था कि इन दोनों को मिला के एक चीज कर दो। उपयोगितावाद का जन्म ही इसलिए हुआ था कि स्वार्थ मूलक सुखवाद गलत विचार है, हमें सबके सुख पे ध्यान देना चाहिए, केवल पे सुख पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि उपयोगितावाद का जन्म इसलिए हुआ था कि स्वार्थवाद बुरा विचार है, तो जेरेमी बेंथम स्वार्थवाद का समर्थक कैसे हो सकता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है, लेकिन इसका उत्तर इसी में है जो आंशिक शब्द लिखा ना, उस पर इसका उत्तर है। स्वार्थवाद के 2 हिस्से होते हैं, आपको अच्छे से पता है। एक होता है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और एक होता है नैतिक स्वार्थवाद। जिस चीज ने बेंथम को बचा लिया, वरना बेंथम भी अरिस्टिपस की परंपरा का ही चिंतक होता। केवल एक पॉइंट ने बेंथम को अरिस्टिपस की परंपरा से बाहर निकाला है।
वरना अरिस्टिपस, चार्वाक और बेंथम ऐसे बोला जाता। केवल एक पॉइंट ने बचा लिया। वो पॉइंट आगे आएगा, अभी से समझ लें कि ये मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थक है, नैतिक स्वार्थवाद का विरोधी है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मनुष्य की मूल प्रकृति स्वार्थ की है, और ये मानता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। इसका ऐसा मानना है, और इस मामले में थॉमस हॉब्स की बात से प्रभावित है, कहता है कि हाँ। और ये साफ कहता है कि यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपना हाथ भी उठाएगा आपके लिए, तो आप गलत सोचते हैं। जब तक उसको ठीक से भरोसा ना हो कि उसका हाथ उठाना अंततः उसके अपने फायदे में है, वो आपके हित में अपना हाथ भी नहीं उठाएगा। ठीक वही तेवर जो हॉब्स का था, वही तेवर बेंथम का है। घोर स्वार्थवादी है मनोवैज्ञानिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि व्यक्ति को स्वार्थवादी होना चाहिए या व्यक्ति का स्वार्थी होना अच्छी बात है, वो कह रहा बुरी बात है। नेचर ऐसी है हमारी, किंतु हमें अपनी नेचर से लड़ना चाहिए, नेचर से लड़के हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। तो नैतिक स्वार्थवाद का समर्थन नहीं करता है, और कैसे नहीं करता है इस बात को समझने के लिए मैं आपको तीसरे बिंदु पर ला रहा हूं। उस तीसरे बिंदु के 7 बिंदुओं में एक बिंदु है जिसने उसको बचा लिया, वरना ये स्वार्थवादी होता, और स्वार्थवादी होता तो उपयोगितावादी ना होता। उस केस में इसको हम थॉमस हॉब्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, स्वार्थवाद में, उपयोगितावाद में इसका नाम ना आता। समझ गए क्या जो समझाया था? समझ गया ना? बढ़िया। मैं पूछूंगा नहीं क्या समझाया था मैंने, उससे पोल खुल जाएगी। अच्छा ऐसी बात कर लेते हैं। ये देखिए क्या लेवल है, मैंने पूछा भी नहीं था, खुद ही बोला था। समझ गया कि अभी पूछेंगे फिर हम फंसेंगे, उससे बड़े पहले बोल के सबकी रक्षा कर लो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, निकृष्ट सुखवाद या निकृष्ट उपयोगितावाद कह लीजिए, ज्यादा अच्छा है। उपयोगितावाद मुझे लग रहा है कि पिछली बार भी बच्चों को दिक्कत आई थी इस टॉपिक में, तो ठीक है, इस समय टॉपिक थोड़ा पेचीदा होगा शायद। निकृष्ट उपयोगितावाद। अच्छा एक बात, तो अगर उपयोगितावाद की जगह मुझे ब्रैकेट में 2 शब्द लिखने हो तो मैं कौन सा 2 शब्द लिख सकता हूं? सार्वभौमिक सुखवाद। तो निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद लिखूं या निकृष्ट उपयोगितावाद लिखने की बात है? सुखवाद तो इसमें नहीं था ही, है। तो मैंने कहा था कि सुखवाद का एक पॉइंट छोड़ रहा हूं, वो ये पॉइंट था, उस पॉइंट को समझ लीजिए, यहां लेके आ रहे हैं हम लोग। जानबूझ के बाद में रहे हैं, पहले भी ला सकते थे, लेकिन इसके बाद समझना ज्यादा ठीक है। इसमें बेंथम से पूछा गया कि भाई बेंथम ये बताओ कि सारे सुखों में भेद कैसा होता है? उसने कहा कुछ नहीं, बेकार की बात है, सुखों में केवल मात्रा भेद होता है और कोई भेद नहीं होता है। किसी ने कहा गुण भेद होता है, नहीं, कोई गुण भेद नहीं होता है। मजे की बात है कि लॉजिकली टेक्निकली इसका पॉइंट मिल की तुलना में ज्यादा ठोस है, पर सुनने में जो ज्यादा अच्छा लगता है वो मिल का पॉइंट है कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। लेकिन तकनीकी तार्किक तौर पर बेंथम का पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कैसे समझेंगे? तो उसने कहा सुखों में केवल मात्रा भेद होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रकार के सुखों को आप बराबर मान सकते हैं। इसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, पुष्पिन इज लाइक पोएट्री, ऐसा कुछ कथन आपके नोट्स में होगा। पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, ऐसा कुछ कथन है। पुष्पिन एक खेल होता है इंग्लैंड में। पुष्पिन, पिन को पुश करना, वो एक खेल है। पुष्पिन एक खेल का नाम है। पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, कि पुष्पिन खेलने से मिलने वाला सुख और कविता लेखन से मिलने वाला सुख ये बराबर है। हम इनको अलग अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि सुख ये भी है, सुख वो भी है। किसी को ये सुख पसंद है, किसी को वो सुख पसंद है। तो सुखों में केवल मात्रा भेद है, गुण भेद नहीं है, ये ऐसा मानता है। तो किसी ने कहा फिर भी अगर मैं सुखों की तुलना करनी हो तो सुखों की तुलना करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसने कहा एक काम करते हैं, इसने सुखों की तुलना करने के लिए एक फार्मूला बनाया, उसको बोलते हैं हीडोनिस्टिक कैलकुलस, सुखवादी कलन। कैलकुलस का मतलब एक ऐसा फार्मूला जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा सुख कितना बेहतर है। तो विभिन्न सुखों की तुलना करने के लिए उसने एक सिद्धांत बनाया, कैलकुलस बनाया, और कहा कि 7 पैरामीटर्स के आधार पर तय होता है कि कौन सा सुख कितना बेहतर है, दूसरे सुखों की तुलना में कितना बेहतर है। ध्यान रखना है, बेहतर किस चीज में होगा? गुण का अंतर नहीं होगा, है सभी बराबर सुख, लेकिन उनमें से कौन सा सुख बेहतर है ये तय करने के लिए, मतलब मात्रा का अंतर कितना है तय करने के लिए इन 7 पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। और 7 पॉइंट्स क्या हैं, अगर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम नोट कर ले समझने के लिए। पहला पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को बोलते हैं हिंदी में तीव्रता। दूसरा है प्रोक्सिमिटी, इसको बोल सकते हैं निकटता। तीसरा है सर्टेनिटी, क्या होगा हिंदी में? निश्चितता। बहुत बढ़िया। चौथा एक डेमोग्राफी में पढ़ा होगा आपने, फिकंडिटी। फर्टिलिटी समझते क्या होता है? फर्टिलिटी तो होती है जो रेट है, जो दर है बच्चों के पैदा होने की। फिकंडिटी का मतलब होता है कि एक महिला जिस उम्र में बच्चों को जन्म दे सकती है उसमें बायोलॉजिकली कितने बच्चों को उत्पन्न करने की सामान्य क्षमता एक पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं फिकंडिटी। फिकंडिटी को हिंदी में कहते हैं उत्पादकता। पर अंग्रेजी में क्या लिखे समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा होगा ना? हाँ, मुझे नहीं आ रहा तो कैसे आएगा? FECUNDITY, फिकंडिटी। फिकंडिटी के लिए हिंदी शब्द क्या है? उत्पादकता। पांचवा आप मान सकते हैं प्योरिटी।
शुद्धता, छठा है ड्यूरेशन यानी कि अवधि, और सातवां है एक्सटेंसिटी, एक्सटेंसिटी यानी कि व्यापकता या विस्तार। ये सातों आपके नोट्स में लिखे हुए, तनाव मत लीजिए, लेकिन हाथ से लिख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो एक बार इन सातों को समझते हैं किसमें से किसका मतलब क्या होता है। पहला है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। वही सुख बेहतर है जिसकी तीव्रता ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तीव्रता ज्यादा होने का मतलब है जिसमें ज्यादा आपको तीव्र तरीके से मजा आए, ज्यादा सीधे वार करता हो आपके ऊपर, वो वाला सुख ज्यादा बेहतर है। जैसे मसाले वाला भोजन, ज्यादा मसाले वाला भोजन, अगर मसाला ज्यादा है, खा के सीसी की आवाज करने लगे तब जो सुख है, वो सीसी की आवाज के बिना वाला सुख थोड़ा ना हो। तो मजा है कि खा रहे हैं, नाक से, कान से, आंख से पानी बहता जा रहा है और मसाले का सुख ले रहे हैं, तीव्रता ज्यादा है। ठीक है। निकटता, जो सुख जल्दी मिलेगा वो बेहतर है, जो सुख दूर या देर से मिलेगा वो बुरा है। निश्चितता, हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की दो चिड़िया से बेहतर है, जो निश्चित रूप से मिलेगा वो बेहतर है, जिसके मिलने की केवल संभावना है वो बेकार सुख है। फिकंडिटी, उत्पादकता, जो सुख किसी और सुख को भी पैदा करेगा वो बेहतर है, जो सुख किसी अन्य सुख को पैदा नहीं करेगा वो उतना बेहतर नहीं है। एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा कोई सुख जिससे कोई और भी सुख पैदा होता हो। एक ऐसा सुख जिससे केवल वही सुख है, एक ऐसा सुख जिससे कोई और सुख भी पैदा होता हो। पढ़ने के बाद जॉब भी मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है, आईएएस बनने का सुख, नौकरी भी मिल गई, ब्याह भी हो गया, प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, सब कुछ हो गया, है ना। ठीक है, कोई भी ऐसा सुख जिसमें अन्य सुख उसके एंसिलरी सुख की तरह से मिलते हैं, उसको बोलते हैं फिकंडिटी वाला सुख। प्योरिटी, जो प्योर सुख है वो ज्यादा अच्छा है, जो दुख से मिश्रित सुख है, जैसे मछली खाने में क्या कांटा आ जाता है, मुर्गे में कांटा नहीं होता, तो मुर्गे का सुख प्योर सुख है, जबकि मछली के सुख में कांटा आने से दुख मिश्रित सुख है। मैं शाकाहारी हूं, मैं अनुमान से कह रहा हूं ये बात, मुझे बहुत अनुभव नहीं है, मैंने बस सुनी है ऐसी बात। ड्यूरेशन, जो सुख ज्यादा अवधि तक मिलता रहेगा वो बेहतर है, और जो सुख कम अवधि में खत्म होगा वो उसकी तुलना में खराब सुख है। और अंतिम है, देखिए ये जो अंतिम पॉइंट है ना, इसलिए इसने बेंथम को बचा लिया। अभी तक बेंथम के पूरे चिंतन में कहीं समझ नहीं आया है। यहां तक बेंथम एकदम वही बात बोल रहा है जो बातें अरिस्टिपस ने थोड़ा सा लूज तरीके से बोली, इसने सिस्टमेटिक तरीके से बोल दी, इतना ही अंतर है। हीडोनिस्टिक कैलकुलस का सातवां बिंदु है एक्सटेंसिटी, जिसका मतलब है वही सुख बेहतर है जो ज्यादा व्यक्तियों का सुख है, अधिक व्यक्तियों का सुख। एक व्यक्ति के सुख से बेहतर है अधिक व्यक्तियों का सुख। और ये सातवां बिंदु बोलते ही बेंथम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी होने के बावजूद नैतिक स्वार्थवाद से बाहर निकलकर उपयोगितावादी हो गया, क्योंकि उसने मान लिया कि एक व्यक्ति के सुख से बेहतर है सभी का सुख, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सभी के सुख पर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यहां तक स्पष्ट है सारी बात। आज बेंथम को छोड़ दूंगा, तनाव मत लीजिए, बस 10 मिनट की बात है, इसको किसी तरह झेल लीजिए, फिर छोड़ देंगे इसको। अब अंतिम बात केवल एक बची है, उससे एक बात और छोटी सी निकाल के पूरा करेंगे। अगर आप बेंथम की पूरी थॉट यहां तक समझ पा रहे हैं तो दो बातें समझ में आई। एक, व्यक्ति सुख चाहता है क्योंकि उसने मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद का समर्थन किया है। यह भी समझ में आया कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी होता है क्योंकि उसने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का भी समर्थन किया है। तो बेंथम मान के चल रहा है, अगर मैं चार बातें बोलता हूं बताइए चारों स्पष्ट हो रही है। बेंथम चार बातें मानता है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। दूसरा, सुख चाहना बुरी बात नहीं है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति मूलतः स्वार्थी होता है। चौथा, स्वार्थी होना बुरी बात है या नहीं है। फिर से चार वाक्य बोल रहा हूं, बताना कौन सा वाक्य गलत है इसमें से। पहला, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। दूसरा, सुख चाहना नैतिक रूप से ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है। चौथा, स्वार्थी होना नैतिक रूप से बुरी बात है। इन चारों में से कौन सी एक बात गलत है? कितने लोग मानते हैं कि चौथी बात गलत है? हाथ खड़ा कर लें। चारों ठीक हैं। अगर चौथी बात ये न होती तो ये अरिस्टिपस होता। अरिस्टिपस और बेंथम में चौथे वाक्य का ही तो अंतर है। तीन वाक्य तो बेंथम वही बोल रहे जो अरिस्टिपस ने बोले थे या हॉब्स ने बोले थे। इस चौथे वाक्य ने ही बेंथम को हॉब्स के रास्ते से अलग करके उपयोगितावाद के रास्ते पर ला दिया। और यदि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है तो ये समस्या हॉब्स के सामने भी थी, बेंथम के सामने भी है। भाई अगर आप मान लें मनुष्य मूलतः परमार्थी है तो कोई समस्या ही नहीं, तो नैतिक कैसे बनेगा? नैतिक है ही। लेकिन हॉब्स और बेंथम दोनों मान रहे हैं कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है। इसलिए दोनों के सामने प्रश्न है कि स्वार्थी मनुष्य समाज के हित में नैतिक जीवन क्यों जिएगा, कैसे जिएगा? हॉब्स ने इसका उत्तर क्या दिया? लेवियाथन। और हॉब्स ने कहा यह मनुष्य का स्वार्थ ही है कि वो राज्य की उत्पत्ति करके अपना काम चलाता है। और बेंथम के सामने फिर सवाल है, तो बेंथम ने क्या कहा? बेंथम पहले ही कह रहा है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, किंतु स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है। तो स्वार्थी व्यक्ति सामाजिक कैसे होगा? स्वार्थी व्यक्ति सामाजिक कैसे हो सकता है या कैसे होगा? ये चुनौती जो हॉब्स के सामने थी वो चुनौती बेंथम के सामने भी उसी प्रकार से मौजूद है।
देखो दर्शन ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको आप कितना भी रोचक बनाएंगे रहेगा दर्शन ही उसके बाद भी, वो है ना। रोचक बनाने के चक्कर में छाछ तो बन नहीं जाएगी, छाछ पी ली और बस तो एकदम दर्शन तो दर्शन ही रहेगा। तो दर्शन को पढ़ने में थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ेगा ना आपको भी। अगर आप सोचे कि सारा जोर मैं लगाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना होगा, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए साथ साथ। तो स्वार्थी व्यक्ति सामाजिक कैसे होगा, इसका उत्तर जो बेंथम के पास है वो कह रहा है कि 4 दबाव होते हैं जिन दबावों की वजह से व्यक्ति सामाजिक होता है। देयर आर 4 सैंक्शंस, सैंक्शन को हम हिंदी में दबाव कह रहे हैं। उसने 4 दबावों की चर्चा की है और स्पष्ट रूप से कहा कि ये चारों दबाव बाह्य होते हैं, आंतरिक नहीं होते हैं। इसका मतलब व्यक्ति भीतर से नैतिक नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कह चुका है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद सही विचार है, यानी कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि मनुष्य मूलतः सामाजिक होता है? नहीं कह सकता। जिसने कह दिया कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, उसको ये बताना पड़ेगा कि वो किन दबावों में सामाजिक होता है, और वो दबाव अंदर से तो आएंगे नहीं, वो तो बाहर से आएंगे। देखो 3 तरह के विचारक हैं। कुछ कहते हैं कि मनुष्य मूलतः अच्छा ही होता है, उनसे पूछो नैतिक काम कैसे करता है, कैसे करता है, जब है नैतिक तो करेगा अच्छा काम। कुछ कहते हैं मनुष्य मूलतः नैतिक भी होता है, स्वार्थी भी होता है। जैसे मिल कहता है, आप उससे पूछेंगे अच्छा काम कैसे करता है, तो जो उसका नैतिक वाला पक्ष है उससे अच्छा काम कर लेता है। पर थॉमस हॉब्स और बेंथम मानते हैं कि मनुष्य मूलतः केवल स्वार्थी होता है। केवल स्वार्थी व्यक्ति अपनी भीतरी प्रकृति से अच्छा काम कैसे करेगा, सामाजिक काम कैसे करेगा? इसके लिए अनिवार्य है कि बाहरी दबाव आना चाहिए। और उसने कहा 4 दबाव होते हैं व्यक्ति के ऊपर, और ये 4 दबाव बाहरी होते हैं। इनमें से एक होता है प्राकृतिक, एक होता है सामाजिक, एक होता है धार्मिक, एक होता है राजनीतिक। इन दबावों की वजह से स्वार्थी व्यक्ति भी समाज हित के लिए अपने कृत्यों को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। इन दबावों का अर्थ क्या हुआ? राजनीतिक बताइए कि राज्य का जो दंड होता है, दंड विधान है, पुरस्कार विधान है, उसकी वजह से कई लोग अच्छा काम करते हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि हम में से कई लोग कुछ काम करने से इसलिए रुक गए थे या रुक जाते हैं कि अगर वो पकड़ में आ गया तो बहुत पिटाई होगी या जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग पीसिंग हो जाएगा, तो फिर हमें लगता है कि उससे बचो, छोड़ो, गलत काम है, बचो। दंड का भय तो रहता ही है ना। बचपन में स्कूल में कुछ काम तो इस वजह से आपने नहीं किए होंगे ना, पिटाई होने का पूरा स्कोप था, 2-4 तो छोड़ दिए होंगे ना वाले काम जिसमें बहुत पिटाई हो सकती थी। इसका मतलब दंड का भय। धार्मिक, सबसे गोलू होता धार्मिक व्यक्ति, वो इस भय में रहता भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, कुछ भी गलत करने लगता है भगवान देख रहा है। वो बेचारा जीवन में कुछ गलत कर नहीं पाता इस चक्कर में कि भगवान देख रहा है, क्योंकि जहां कोई नहीं देख रहा है वहां भी भगवान देख रहा है। आप कितना भी छुप लें, जब भी कुछ गलत काम करेंगे भगवान देख रहा है, और केवल देखता नहीं है, वो नोट भी करता है, और बाद में चुन चुन के चक्रवृद्धि ब्याज सही हिसाब बराबर करता है। तो ईश्वर का भय, ईश्वर का भय। अच्छा, बड़े बूढ़ों में ठीक ठाक भरोसा इस बात का है कि कर्म सिद्धांत लागू होता है और सारे फैसले यही होते हैं। आपके पेरेंट्स को ऐसा भरोसा रहता होगा ना कि सब बराबर होकर रहेगा। तीसरा सामाजिक भय। सामाजिक भय क्या होता है कि समाज की आलोचना का भय। सामाजिक समूह, परिवार, मोहल्ला, ये सब ऑब्जर्व करते बिहेवियर को, जहां आपने कुछ गलत काम किया खा पंचायत बढ़ जाती है, और ना भी बैठे सब लोग एकदम घूर के देखते हैं बच्चों, फिर आपस में कानाफूसी करते हैं। अरे चौधरी की बेटी आज जा रही थी, किसी को पेन दिया है उसने, दूसरे मोहल्ले का मोड़ा है जो पेन ले गया उससे, मोड़ा समझते हैं मध्य प्रदेश की तरफ बोलते लड़के को मोड़ा, मोड़ा मोड़ी। तो अब ये है कि वो बच्ची जब घर से निकलेगी सारी आंटी घूर रही हैं, कल पेन दे के आई है। अच्छा, अब इस दबाव में कि ये सारी आंटियों से कौन निपटे, ये सारी आंटियां वो हैं जो इस बात से दुखी है कि इनके समय में इतनी सुविधा क्यों नहीं थी, इस वजह से वो आज की पीढ़ी को जीने नहीं दे रही है, तो वो क्या करे बेचारी। पर ये सामाजिक दबाव उस व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे बहुत आलोचना होगी। एक प्राकृतिक दबाव है, बहुत रोचक दबाव है, इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की बेंथम ने। आप ये बताओ कि जिस घर में आप रहते हो दिल्ली में, उसमें पानी कहाँ से आता है? टैंक छत के ऊपर रखा होगा, यही तरीका आमतौर पर है, और उस टैंक में दिन में 2 दिन में मोटर चलानी पड़ती होगी जिससे पानी चढ़ता होगा उसके ऊपर, और वो कनेक्शन नीचे जो मेन पाइप है उसके अंदर ठूस रखा है, वो पानी जमीन से नहीं आ रहा है, वो मेन पंप जो होता है जल बोर्ड का, उसमें ठूस रखा होता है, वहां से पानी आता है। बेसिकली एक अपराध है, एक अपराध है जो सब लोग कर रहे हैं, इसलिए अपराध नहीं है। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ इसी बारे में। अगर आप कभी अपने छत पे जाएं, घर में टैंक की छत देखें, तो टैंक आमतौर पे ऐसी अवस्था में होता है कि उसे कोई भी खोल सकता है। ताला वाला आमतौर पे नहीं लगा होता है, और लगा हो ताला इस तरफ से उस तरफ से खुल जाता है, फिर वो तो इधर ताला लगा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ताला लगा दिया, कुंडी हल्की सी होती है, चोर आता है, कुंडी के पेज खोल के ताला लगा रहता है, अंदर जाके सामान ला के वापस पेज बंद करके चला जाता है। तो उससे ये भरोसा भी रहता है कि ताला लगा हुआ होता भी नहीं। और अधिकांश घरों के ऊपर जो टैंक है वो तो उनके ढक्कन टूटे होते हैं। कभी आपके मन में ये भाव आया पानी पीते हुए कहीं किसी ने इसमें जहर ना मिला दिया हो? ये भाव आया कभी मन में? भाव नहीं आया। अच्छा, वही पानी आरओ से छन के पीने लायक पानी बन जाता होगा आमतौर पर आप सबके घर में, ऐसा ही पानी होगा ना। हमेशा बिस्लेरी से तो नहीं पीते होंगे, सीधी सी बात है, उसी को आरओ के थ्रू ट्रीट करके पीते होंगे। आप रोज वो पानी पी रहे हैं जिसमें खतरा है कि कोई जहर मिला सकता है, और आपको भरोसा है कोई क्यों मिलाएगा? क्योंकि आपको यह भी भरोसा है कि जो भी मिलाएगा उसको यह भय है कि उसकी टंकी में ही मिला सकता कोई। इसको बेंथम ने कहा प्राकृतिक भय, कि हम इस भरोसे पे चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमारा जीवन खतरे में आए, क्योंकि यदि किसी ने ऐसा किया तो विश्वास टूट जाएगा, और अगर यह विश्वास टूट गया तो फिर कितने लोग मरेंगे इसका भरोसा नहीं है। इस भरोसे पर दुनिया चलती है कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और इसी भरोसे को प्राकृतिक भय उसने कहा। क्योंकि रात के अंधेरे में, और ये अरविंद केजरीवाल के सीसीटीवी युग से पहले की बात है,
रात के 12-1 बजे अमावस की रात में कोई जहर की पुड़िया लाया, टंकी में मिला के चला गया, और उसके बाद सुबह लाशों का ढेर लग गया शोले फिल्म की तरह से उस घर के अंदर। आ गया। तो इस चीज से बचाव कैसे होता है, इसका उत्तर उसने दिया, इसकी वजह है प्राकृतिक दबाव। चलिए एक अंतिम बात, एक वाक्य की बात को सुन लें, फिर बेंथम समाप्त। बेंथम ने चलते चलते एक ऐसी बात कही जिसको बोलते हैं न्याय का सिद्धांत। उसके इस सिस्टम में न्याय का सिद्धांत भी शामिल हो गया उसकी एक बात से। किस बात से? देखो, इससे पहले यूरोप के इतिहास में एरिस्टोक्रेसी चल रही है, कुलीन तंत्र चलता है, कुछ कुलीन लोग हैं। जैसे इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो तो ऐसे छठे हुए लोगों का सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगभग सारे लोग पहले के जमाने में कौन होते थे? जमींदार हैं, धर्मगुरु हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे। और कितने साल तक रहेंगे? जब तक नहीं मरेगा नहीं रहेगा। जब तक नहीं मरेंगे लॉर्ड रहेंगे, और जैसे ही मरेंगे उनका खानदान का अगला जो वारिस होगा वो लॉर्ड बन जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स नाम से देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स आम आदमी का सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊंचे लोगों का सदन। और ये ऊंचे लोग दरअसल वो ओछे लोग हैं जो एक जमाने में सत्ता में थे। हाउस ऑफ कॉमन्स जनता के चुने हुए लोग हैं, वहां से आते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर्स जिस तरह से बढ़ी वो इस बात का प्रमाण है कि इंग्लैंड में कैसे जनता ने सामंतों को धकेल दिया। सामंतवाद का अवशिष्ट देखना हो तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखिए, अब तो चेंज हो गया। और उसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में निकलती थी उनकी जुडिशरी, वो भी निकलती है, लेकिन अब थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस उनका फिर भी पहले की तुलना में ठीक हो गया है। इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी में बराबरी की बात करना आसान नहीं था, हालांकि इंग्लैंड ने दुनिया भर को बराबरी सिखाई थी, पर वहां घोर सामंतवाद के लक्षण थे। बेंथम और मिल की यह हिम्मत तो नहीं पड़ी कि लोकतंत्र का खुल के समर्थन कर दें, पर संकेत कर दिया और कहा कि जब अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की गणना करेंगे तो यह ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति का सुख एक व्यक्ति का ही सुख माना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उनको चिंता थी कि लॉर्ड जो हैं, जो सामंत हैं, जमींदार हैं, धर्म के लोग हैं, ये व्याख्या ना कर दें कि हमारा सुख काउंट करते हुए हमारा 10 से गुणा कर देंगे और आम आदमी बारे में 10 से भाग कर देंगे। ये घपला ना कर दें। जैसे पाकिस्तान में होता है, कोई बलात्कार का केस हो या कोई और केस हो, 4 महिलाओं की गवाही और 2 पुरुषों की गवाही बराबर मानी जाती है, क्योंकि वहां 2 व्यक्ति बराबर नहीं है। इसलिए इस अंदेशे से कि कहीं इंग्लैंड का समाज कुछ एलिट्स को ज्यादा फायदा ना पहुंचा दे, स्पष्ट कर दिया एक व्यक्ति का हित या सुख एक व्यक्ति का ही सुख माना जाएगा, किसी को किसी दूसरे की तुलना में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि बेंथम ने एक तरह से लोकतंत्र की जमीन तैयार कर दी अपने दर्शन में, और ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, आज के हिसाब से सामान्य बात लगती है, उस जमाने में ये ब्रेक थ्रू स्टेटमेंट थी।